Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you're doing well. Studies and preparations are going on और इसी स्टडी प्रिपरेशन के लिए हमारा नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर है दैट इज फॉर द चैप्टर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई दैट इज योर चैप्टर नंबर 3. अब बिफोर वी स्टार्ट विद द रिवीजन दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी है. पॉइंट नंबर 1, द नोट्स दैट वी आर यूजिंग दिस इज आवर आईडीटी कंसाइज बुक और ये आपकी इकलौती बुक है. दिस इज गोइंग टू रन फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द स्टडी टिल द लास्ट डे ऑफ द रिवीजन. इसी में आपको सारे प्रॉपर फॉर्मल कांसेप्ट्स मिलेंगे बट इन द फ्लो चार्ट मैनर. आपको सारा कलर्ड मैनर में सारी डायग्राम्स एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस बुक इटसेल्फ बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द प्रेसिंग इश्यूज दैट स्टूडेंट्स यूज्ड टू से कि सर अपने को ना मल्टीपल पब्लिकेशन नहीं चाहिए, अपने को एक ही बुक चाहिए. नहीं तो पढ़ाई एक में से हो रही है, रिवीजन किसी और चीज से हो रही है और लास्ट डे हम कोई और बुक रेफर कर रहे हैं, तो दैट प्रॉब्लम विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक. तो आईडीटी कंसाइज और हमारा आईडीटी क्लैरिटी क्यूएनए, तो हमारा एक क्वेश्चन बैंक और ये आईडीटी कंसाइज, बस आपको ये दो बुक्स पढ़नी पड़ेंगी. दिस इज अवेलेबल राइट नाउ ऑन द बीबी पब्लिकेशन वेबसाइट. मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इट इज पॉसिबल कि आप मार्च में जाके या अप्रैल में जाके आपको बुक चाहिए हो, उस टाइम आप रिवीजन रेफर करो, बुक्स हमारे पास नहीं रहेंगी उस टाइम. अभी स्टिल वी हैव द सेट सो यू कैन ऑर्डर एंड यू कैन गेट इट डिलीवर्ड एट योर होम. बराबर. दूसरी बात, दीज रिवीजन लेक्चर्स और ये वाला भी लेक्चर इज एप्लीकेबल फॉर द May 25 एंड ऑनवर्ड्स. अमेंडमेंट्स May 25 की कवर्ड है, ठीक है. November 25 वाले अगर स्टूडेंट है तो मैं दोबारा रिवीजन नहीं लूंगा आप लोगों की, आप उसकी मत टेंशन लो, बट यू कैन रेफर टू दिस एज वेल. ओके. 5 सर्कुलर्स वर एडेड, वो 5 सर्कुलर्स हम इसके अंदर कवर करेंगे. सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर May 25. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है मेरा. उसके अंदर मैं एमसीक्यूज कवर कर रहा हूँ, ऑडियो नोट्स डाल रहा हूँ, डे टू डे गाइडेंस रहता है, मोटिवेशन रहता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें रहती है. सो आईडीटी के लिए आपका वो होल एंड सोल सोल्यूशन बन जाएगा. Do ensure that you are joining the Telegram channel. And fourth last चीज, अगर दिल से, मैं बोलूंगा अभी मत करो, एक बार देखो, यू सी द रिवीजन लेक्चर, आपको लगता है कि नहीं यार बंदे का मेहनत दिख रही है, एक समझ आ रही है चीज, तो यू शुड सब्सक्राइब द चैनल. क्योंकि आपको लगता है सर एक सब्सक्राइब से क्या फर्क पड़ेगा, इट हेल्प्स एज अ मोटिवेशन टू मी. ओके. तो मैं पहले ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन मैंने सोचा मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा. तो इफ यू जेन्युइनली लाइक द कंटेंट, वीडियो के एंड में सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर देना. इट विल हेल्प मी रीच मोर स्टूडेंट्स. राइट. दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. हम स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन लेक्चर और एंड में जो सर्कुलर्स ऐड हुए वो भी इसके अंदर कवर्ड है. दैट इज द अमेंडेड पोर्शन, एडेड पोर्शन फॉर May 25. आज स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3 रिवीजन. चैप्टर नंबर 1 और 2 हमारा हो चुका है. ओके. सो चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा कि सप्लाई क्या होता है, क्या नहीं होता. चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू द चार्जिंग सेक्शन की कौन पे करेगा, आरसीएम लगेगा क्या, एफसीएम लगेगा क्या, एंड वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द कंपोजिशन स्कीम. नाउ द चैप्टर नंबर 3 टॉक्स अबाउट द प्लेस ऑफ सप्लाई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक से स्टार्ट करते हैं. प्लेस ऑफ सप्लाई जानना जरूरी क्यों है? देखो, हर एक चैप्टर आपके लिए कुछ एक अलग बात लेके आ रहा है. व्हाट इज द थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव? हम क्या अचीव करना चाहते हैं? हम अचीव करना चाहते हैं फाइनल फिगर जीएसटी का कितना लगाना है और कौन से हेड के अंदर लगाना है. वो निकालने के लिए ही हमें अलग अलग चैप्टर्स हमें हेल्प कर रहे हैं. इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 आपकी हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन की ये चीज इंटर है या इंट्रा है. इसी चैप्टर में हम करने वाले हैं. ओके. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस चैप्टर नंबर 3 इज ऑफ आईजीएसटी एक्ट. आपको पेपर में लिखना पड़ेगा कि एक्ट कौन सा. मैं बार बार बोल रहा हूं, आप सिर्फ सेक्शन नंबर 10 लिख देते हो. मुझे नहीं पता कि आप ये कॉम्पोजिशन स्कीम सीजीएसटी की बात कर रहे हो या आईजीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हो. सो ऑलवेज मेंशन दैट. Right. So, what is the significance of place of supply? You already know that is important to understand the nature. Significance of the place of supply is to understand the nature of the supply. अगर हमारा सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी में आ जाए तो वो ट्रांजैक्शन बन जाती है इंट्रा. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द क्लासेस, इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जीएसटी क्लासेस, आप कभी कभार ये चीज भूल जाते हो कि रेसिपिएंट का इसमें कोई मतलब नहीं होता है. आपको ध्यान देना है सप्लायर के लोकेशन के लिए एंड आपको ध्यान देना है प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए. ठीक है. और सर अलग अलग स्टेट या यूटी या वन स्टेट यूटी में हो तो दैट इज इंटरस्टेट. इसके बारे में सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8 की चर्चा नीचे और आने वाली है. सो ब्रीफली वी आर गोइंग टू कवर 4 things and then we will move to section 7, 8, 9. Okay. So place of supply determine करने के लिए section 10, 11, 12, 13 आते हैं. 10 and 11 are with respect to goods, 11 and 12 and 10 and 11 are with respect to goods, 12 and 13 are with respect to services. ठीक है. 10 है supply in India, 11 है import export. Similarly 12 जो है वो है when supplier and recipient both are in India. Section 13 is when one of them is outside India. अब यहाँ पे बच्चे का क्वेरी आता है सर दोनों के दोनों बाहर हुए तो, अरे दोनों के दोनों बाहर हुए तो इंडियन जीएसटी क्यों लगाना है भाई? सप्लायर यूएस में है, रेसिपिएंट यूके में है, हमें इंडियन जीएसटी क्यों लगाना है? सो क्वेश्चन इज इररिलेवेंट. ऐसी बातें प्लीज मत करना इस लेवल पे. चलो अब मैं आपको हल्का सा डेफिनेशन पे बता देता हूं. लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज क्या होता है? देखो, सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज एक ही बात होती है. सप्लायर ऑफ गुड्स एंड रेसिपिएंट ऑफ गुड्स को डिफाइन नहीं करा गया, मैं सिर्फ सर्विसेज की बात कर रहा हूं और दोनों का मीनिंग एक ही तरीके से निकल के आता है. दिस इज नॉट टू बी लर्न टेक्निकली. तो सर अभी क्यों बता रहे हो? अभी मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सप्लाई.
तो आपको ऐसा ना लगे कि सर बता नहीं रहे, तो सुन लो एक बार। सी, इफ द सप्लाई इज रिसीव्ड और गिवन एट अ प्लेस ऑफ बिजनेस, जिसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन लिया है, मेरा दिल्ली का यूनिट है, वहां पे रजिस्ट्रेशन लिया है, वहां से सप्लाई कर रहा हूं, तो दैट इज माय प्लेस ऑफ, दैट इज माय लोकेशन ऑफ सप्लायर, जहां से मैं सप्लाई कर रहा हूं, तो दैट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट, इधर केस जो भी मैं हूं। अगर मैंने सप्लाई रिसीव करी है या दी है एट अ प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस, बट जहां के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन लिया है, तो दैट इज अ फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट समवेयर एल्स, ठीक है, वहां पे फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है, ऑफिस है प्रॉपर, तो वो बन जाएगा। अगर दोनों ही जगह से रिलेटेड है, तो मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट, मैंने वहां से भी सप्लाई दी या ली, यहां से भी सप्लाई दी या ली, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट भी है, प्लेस ऑफ बिजनेस भी है, देन व्हिचएवर इज मोर कनेक्टेड। और अगर ये दोनों ही प्लेसेस इन्वॉल्व नहीं है, कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट नहीं, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं, तो आपका रेसिडेंशियल जो है वो बन जाएगा व्हाट, योर दिस लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट और सप्लायर, ये दोनों ही इसके अंदर सेम तरीके से आते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद बेसिक सेक्शन नंबर 10, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बिकॉज इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्शन 11 में कवर किया जाएगा। अब इसके अंदर 4 से 5 क्लॉजेस आते हैं, जिसके अंदर जो एक सी ए क्लॉज आया था वो पिछली बार अमेंडमेंट की फॉर्म में आया था, इसलिए पिछली बार टेस्ट भी हुआ था। ओके, तो सी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन नंबर 10 सप्लाई इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स। सप्लाई इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स मतलब मूवमेंट हो रही है फिजिकली गुड्स की। सर मूवमेंट कौन करा रहा है ये इररिलेवेंट है मेरे लिए। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द मूवमेंट इज टर्मिनेटेड। मैंने दिल्ली से मुंबई भेजा, मुंबई में टर्मिनेट हुआ, मुंबई मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। सर दिल्ली से मुंबई जाते वक्त बीच में महाराष्ट्र में एक कोई और जगह पुणे पे मैंने हॉल्ट लिया एक दिन का, वो हॉल्ट टर्मिनेशन नहीं होता है। टर्मिनेशन मींस फाइनल डिलीवरी, फाइनल डिलीवरी के लिए मूवमेंट को टर्मिनेट करना। 10(1)(c) नो मूवमेंट। सर बी का खा गए, अरे बी प्ले वो है बिल टू शिफ्ट मॉडल, अभी नीचे करा दूंगा। 10(1)(c) नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। सर नो मूवमेंट ऑफ गुड्स मतलब मैंने एक मशीन लीज पे ली थी और मैंने 1 साल यूज करने के बाद बोल दिया कि अब ये लीज वाली मशीन मुझे बेच दो ना। दूसरे ने कहा ठीक है, तो क्या मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ? क्या नहीं, गुड्स मेरे पास ही थे ऑलरेडी। तो उस केस में द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जब ये डिलीवरी के टाइम जो गुड्स थे उसी टाइम वही वाली जो जहां पे वो थे, दैट विल बी माय प्लेस ऑफ सप्लाई, बिकॉज यहाँ पे कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, ओके। तो जहां पे वो मशीन पड़ा होगा उस टाइम वही मेरा क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, नाउ 10(1)(ca) दिस वाज द अमेंडमेंट। ये वो अमेंडमेंट है जो मैं आपको बता रहा था, दैट इज द ओवर द काउंटर सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ध्यान रखना यहाँ पे मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन बोल रहा हूं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको 2 केस देखने हैं आपके क्वेश्चन में। द इंफॉर्मेशन विल बी वेरी क्लियर वेदर द एड्रेस ऑफ दैट अनरजिस्टर्ड पर्सन इज रिकॉर्डेड ऑन इनवॉइस और नॉट। इफ यस देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दैट लोकेशन, इफ नॉट देन तीर घुमा के वापस। सर ये तीर घुमा के वापस क्या होता है? सुनो, तीर घुमा के वापस मतलब जब मेरे पास कोई भी एक रीजनेबल लोकेशन नहीं रहता प्लेस ऑफ सप्लाई लगाने के लिए, तो मैं बोलता हूं द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ सप्लाई इटसेल्फ। तो तीर घुमा के वापस, तीर कहीं पे भी नहीं जा पाया, मेरे पास कोई और लोकेशन नहीं मिला, मुझे कोई एड्रेस नहीं मिला, तो तीर घुमा के वापस लोकेशन ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। एक चीज का ध्यान रखना इसके अंदर, डिटेल्ड एड्रेस नहीं चाहिए होता है। बहुत बच्चे पे गलती करते हैं, डिटेल्ड एड्रेस मुझे नहीं चाहिए होता है, द नेम ऑफ स्टेट इज सफाइस। ठीक है, जैसे अगर मुझे पता चल गया हरियाणा में है वो बंदा, मतलब ओटीसी मैंने सेल किया, द पर्सन इज गोइंग टू टेक द गुड्स बैक टू द हरियाणा। ओके, तो उस केस में हरियाणा क्या बन जाएगा, मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब हरियाणा में कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा एग्जैक्ट लोकेशन है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये गलती मत करना। 10(1)(d) गुड्स इफ दे आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट, जो जनरली टेक्निकल गुड्स वगैरह में रहता है, वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई इज सच प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली। 10(1)(e) गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस। कन्वेयंस मतलब हवाई जहाज हो गया, एयरप्लेन हो गया, रेलवे हो गया, व्हीकल हो गया, शिप हो गया। तो वहां पे अगर कोई गुड्स लिए आपने कंज्यूम किए हैं, तो उसके जीएसटी का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, वेरेवर दे आर टेकन ऑन बोर्ड। टेकन ऑन बोर्ड मतलब उसको उस व्हीकल में लिया गया है। सर दिल्ली में गुड्स को लिया गया, बेचा गया जब वो जयपुर के पास था, अब उस टाइम हाउ विल बी डिटरमिन वेरी पॉजिटिवली एंड वेरी कॉन्फिडेंटली कि एग्जैक्ट जब ये बेचा गया तब ये ट्रेन कहां पे थी? नहीं पॉसिबल। तो उसके लिए मुझे प्रॉक्सी लगाना पड़ता है इंस्टेड ये कि भैया लिए कहां थे गुड्स, ये तो इतना तो पता होगा ना कि दिल्ली पे उसको ऑन बोर्ड लिया था, तो दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नाउ कम्स 10(1)(b) जिसको मैं यहां से नहीं कराऊंगा, आप भी मत करो, आप सीधा बिल टू शिफ्ट मॉडल को समझ लो। ये है मिस्टर रमेश जो कि है यूपी का, ये है मिस्टर गुप्ता जी जो है दिल्ली के, और ये हूं मैं रहता हूं पुणे में। ठीक है, अब मिस्टर रमेश ने गुप्ता जी से कुछ खरीदा था, तो दिस वाज माय सप्लाई नंबर 1। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा, जो बोल रहा हूं बेहद इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा बातें नहीं है इस पूरे मैराथन सेशन में। सो मिस्टर रमेश बॉट समथिंग फ्रॉम गुप्ता जी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सप्लाई नंबर 1। इसके अंदर आपको अभी कुछ नहीं समझना, बस इतना क्लियर है कि मैंने खरीदा, मतलब रमेश ने खरीदा। अब उसी टाइम ना मैंने रमेश को फोन किया, मैंने कहा रमेश जी मुझे ये माल चाहिए जो रमेश जी ने गुप्ता जी से खरीदा था।
ठीक है। तो मिस्टर रमेश जी ने गुप्ता जी को फोन किया कि हेलो, जो आपने सामान बेचा है ना मुझे, तो वो आप ना सीधा सीधा का सीधा पुणे में ही भिजवा दो, आप मुझे मत दो, आप पुणे में ही भिजवा दो। ठीक है। सो ये मेरी सप्लाई नंबर 2, दिस इज सप्लाई नंबर 1 एंड दिस इज सप्लाई नंबर 2। इज देयर एनी सप्लाई बिटवीन गुप्ता एंड सिद्धेश? नो। गुप्ता को फर्क नहीं पड़ता कहां भिजवाना है, रमेश जहां बोलेगा वहां पे भिजवा देंगे। सिद्धेश को फर्क नहीं पड़ता गुड्स कहां से आ रहे हैं, मैंने तो रमेश से बात करनी है, ये दिल्ली से आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ये यूपी के रमेश से कंसर्न हूं। So this is my supply number 1 which will be determined as per section 10(1)(b) that is bill to ship to model, and this is my supply number 2 that will be determined as per section 10(1)(a) because there is a physical movement of goods. And is there any supply between Gupta and Siddesh? Answer is no. तो ये जो 10(1)(b है ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वो बन जाएगा दैट इज द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पार्टी मिस्टर रमेश, जिसके कहने पे ये गुड्स यहां से इधर आए। आपको बात समझ में आई? ये था मेरा बिल टू शिप टू मॉडल सेक्शन 10(1)(b। तो ए बी सी सी ए डी और ये ई, ये आपको अच्छे से क्लियर करने, छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स में टेस्ट किए जाते हैं। सेक्शन नंबर 11 बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। अगर मैंने बाहर से कुछ गुड्स को इंपोर्ट किया तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जो भी इंपोर्टर है उसका लोकेशन, क्योंकि उस स्टेट को जीएसटी आगे देना है, दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू फिक्स द प्लेस ऑफ सप्लाई। और सर अगर मैंने एक्सपोर्ट किया तो हम बोलेंगे द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी आउटसाइड इंडिया, हम किसी कंट्री का नाम नहीं लेंगे, यूएस यूके नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आउटसाइड इंडिया, ये प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर हो जाएगा। सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डेफिनेशंस क्या होती है वो मैं आपको इस चैप्टर के एंड में डेफिनेशंस के थ्रू करवा दूंगा, ठीक है, जब हम इंट्रा की और बात करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 12। तो 10 और 11 आपको समझ में आया, ये गुड्स के रिस्पेक्ट में था। दिक्कत आती है बच्चों को 12 और 13 में, मुझे नहीं पता क्यों, मे बी रीजन ये हो जाता है कभी कभार हम सप्लायर रेसिपिएंट का जो लोकेशन है वो गलत फिक्स करते हैं। इंटरनली सबसेक्शंस इतने मुश्किल नहीं है, इजी है, लेकिन डिपेंड क्या करता है आप पढ़ कैसे रहे हो। तो अच्छे से इसको रिवाइज करते हैं, सारी इंपॉर्टेंट बातें रखूंगा, प्लीज ग्रास्प करते रहना। So section number 12 and section number 13 are with respect to the place of supply of services. Okay? अब सर दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, जब सप्लायर और रेसिपिएंट इंडिया में है, मैं हूं सप्लायर, आई एम सेलिंग माय जीएसटी क्लासेस टू यू, यू आर द रेसिपिएंट, यू आर इन इंडिया, आई एम इन इंडिया, हमारे लिए सेक्शन नंबर 12 लगेगा। जब मैं इनवॉइस आप पे रेज करूंगा और वहां पे मैं जीएसटी लगाऊंगा तो वहां पे मुझे सेक्शन नंबर 12 का ध्यान देना है। एंड सेक्शन नंबर 13 कब लगेगा? व्हेन सप्लायर और रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। सर दोनों के दोनों बाहर हुए तो अब पड़ेगी मार आपको, क्यों? क्योंकि सर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों बाहर हुए तो मैं जीएसटी की बात नहीं करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो सेक्शन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं, सब सेक्शन 12 13 तक ये जाएगा। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन नंबर 12 में ना मैं दो वर्ड्स यूज करूंगा, B2B और B2C। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, और B2C मतलब रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। ओके, लेट्स सी। सेक्शन नंबर 12(1) बेसिक बात बताता है कि इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी तभी होती है जब सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर इन इंडिया। सेक्शन 12(2) इज अ डिफॉल्ट प्रोविजन। डिफॉल्ट प्रोविजन मतलब सब सेक्शन 3 से आगे सब सेक्शन 14 तक, नॉट 13, सब सेक्शन 14, यस 14 वाला लास्ट ढंग से होता नहीं है, ठीक है, अभी बताता हूं आपको सारे 13 14 तक। सब सेक्शन 3 से लेके सब सेक्शन 14 में कुछ स्पेशल प्रोविजंस और स्पेशल केसेस को कवर करा गया है। अगर हमारा वाला एग्जांपल मतलब जो व्हाटएवर वी आर सॉल्विंग इन द क्वेश्चन वो अगर किसी स्पेशल केस में फॉल नहीं करता तो वहां पे हम लगाएंगे डिफॉल्ट प्रोविजन। डिफॉल्ट प्रोविजन क्या कहता है? इफ इट इज अ B2B केस देन द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, जो कि वो रजिस्टर्ड है। अगर B2C केस है तो चेक करो कि क्या उसका एड्रेस हमारे रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करता है क्या, हमारा रिकॉर्ड मतलब सप्लायर के रिकॉर्ड में, इनवॉइस में, बुक्स में। If yes, then that location will be the place of supply. If not, तीर घुमा के वापस location of supplier will be the place of supply, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं ना, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है, तो तीर घुमा के वापस लाना ही पड़ेगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर पे वापस लाना ही पड़ेगा। बात समझ में आई आपको? सेक्शन नंबर 12(2) क्लियर है? अब स्पेसिफिक केसेस स्टार्ट करें। सेक्शन 12(3) विद रिस्पेक्ट टू इमेबल प्रॉपर्टी। इमेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कुछ भी कर रहे हो, एक रियल एस्टेट एजेंट काम कर रहा है, एक होटल में पार्टी हो रही है, एक होटल में जाके रह रहे हो, एक लॉज में जाके रह रहे हो, किसी होटल में कोई फंक्शन करा रहे हो, होटल किसी बिल्डिंग का कोई इंटीरियर आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर है, आर्किटेक्ट है, कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कुछ भी, इंक्लूडिंग हाउस बोट एंड वेसल्स, सब कुछ भी, including everything that you can think of, place of supply will be the location of the property or intended location of the property. अब सर ये intended location of the property क्यों कह रहे हो? मैंने एक आर्किटेक्ट को हायर किया कि पुणे में मेरा एक प्लॉट पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी घर बनाना है, तो is there any property right now? Answer is no. This is the intended location of the property. तो वही मेरा बन जाएगा place of supply. I think आपको ये बात समझ में आ गई है। अब सर एक डाउट आता है, प्रॉपर्टी बाहर हुई तो मेरा एक प्लॉट है दुबई में, वहां पे मुझे बनवाना है,
तो अभी के हिसाब से आंसर क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई दुबई। इंडियन गवर्नमेंट कह रहा है यार इससे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, लॉस ऑफ रेवेन्यू, जीएसटी तो हाथ से चला जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंडिया के बाहर चला गया तो इसीलिए यहाँ पे एक प्रोविजन डाला गया दैट इफ द प्रॉपर्टीज लोकेशन और इंटेंडेड लोकेशन हैपेंस टू बी आउटसाइड इंडिया देन द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इंस्टेड ऑफ दैट लोकेशन। ठीक है, तो इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट टू अवॉइड द लॉस ऑफ जीएसटी। हमें को अपने को तो जीएसटी चाहिए। अब एक पिंकू को क्वेरी आया, मैंने कहा पिंकू पूछ बेटा तेरी क्या क्वेरी है, पूछ। कह रहा है सर, मैंने कहा हाँ, कह रहा है सर ये जो प्रॉपर्टी है ना, अगर एक से ज्यादा स्टेट में आई तो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है, वो फरीदाबाद एनसीआर में कोई बॉर्डर है, और भी और स्टेट्स में ऐसे बॉर्डर होते हैं, वहां पे प्रॉपर्टी हुई तो उस केस में क्या करना है। देखो उस केस में ना आपको सबसे पहले चेक करना है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या कहता है। देखो इफ द प्रॉपर्टी इज इन 2 स्टेट्स देन प्लेस ऑफ सप्लाई शुड आल्सो बी इन 2 स्टेट्स। दोनों स्टेट्स को अपना अपना रेवेन्यू मिलना चाहिए। यस, तो इन दैट केस द वैल्यू विल बी डिवाइडेड इनटू ईच स्टेट व्हिचएवर इज इन्वॉल्व्ड, जहां पे भी वो प्रॉपर्टी है, as per the ratio decided in the contract or agreement। बट सर सप्लायर और रेसिपिएंट को तो ये सब पता नहीं था, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में कुछ अलग अलग नहीं किया, तो उस केस में हम रूल लेके आएंगे। बहुत बड़ी बच्चा गलती ये करता है कि सीधा यहाँ पे रूल्स की बात करता है, जो कि रूल नंबर 4 करके आता है। आईजीएसटी रूल्स का आईजीएसटी चैप्टर चल रहा है, नहीं, आपको पेपर में पहले ये लिखना है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के हिसाब से डिवीजन करो। If the contract agreement is silent on this, then we will apply rule number 4 IGST, जिसके अंदर आपके 3 केसेस बनते हैं। केस नंबर 1, ये जो प्रॉपर्टी की बात चल रही है, इट इज नॉट अ सिंगल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन 2 स्टेट्स। मतलब प्रॉपर्टी वैसे एक है लेकिन फिजिकली अलग अलग है। दिल्ली में एक है, हरियाणा में एक है, तो आप उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ डेज स्टे, नंबर ऑफ नाइट स्टे इन ईच होटल। एक हयात होटल के दिल्ली वाले यूनिट में मैं 2 दिन रहा और हरियाणा वाले गुड़गांव वाले यूनिट में मैं 3 दिन रहा, मतलब 2 नाइट्स 3 डेज। तो जितने भी नंबर ऑफ नाइट स्टे है 2:3 या व्हाटएवर इट इज, आपको पेपर में दिया जाएगा, आप उसके हिसाब से डिवाइड करो, वहां पे तो कोई डाउट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्लियर है। सेकंड केस, इफ इट इज अ प्रॉपर्टी विच इज अ सिंगल प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी लैंड है, ये दिल्ली है, ये हरियाणा है, और प्रॉपर्टी ऐसे है, इस केस में क्या करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 5 दिन रहा, 5 रात 4 नाइट्स 5 डेज रहा, तो उस केस में फिर कैसे मैं हरियाणा और दिल्ली गवर्नमेंट में डिवीजन करूंगा। उस केस में डिवीजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया ऑफ दैट होटल इन ईच स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल 4000 स्क्वायर फीट इज हियर, 3600 स्क्वायर फीट इज हियर, तो उसके बेसिस पे डिवाइड कर देना। अब सर ये हमें कैसे पता चलेगा, ये आपको नहीं दिमाग लगाना, ये क्वेश्चन आपको बता के देगा। दिस विल बी गिवन बाय द क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बताएगा। आगे बढ़ते हैं। अकोमोडेशन इन हाउस बोट और वेसल और एंसिलरी सर्विसेज। अब सर ये हाउस बोट और वेसल जो होती है ना, ये ठीक है वहां पे रह सकते हैं, काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी में हम इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन हाउस बोट तो हिलती रहेगी, वेसल भी हिलता रहेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, कौन से स्टेट के वाटर में है, कौन से स्टेट के वाटर में नहीं है, क्या करेंगे। तो यू विल डिवाइड दिस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंट इन ईच स्टेट एंड दिस टाइम स्पेंट विल बी गिवन एज अ डिक्लेरेशन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। तो अपने को दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्लियरली बताया जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी, ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसी ने डिक्लेरेशन दिया है कि कितना कितना टाइम किस स्टेट में स्पेंड हुआ, और उसी के हिसाब से डिवीजन होता है प्लेस ऑफ सप्लाई का। बात समझ में आई। सब सेक्शन 4 इज अ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। पर्सनलाइज्ड सर्विसेज में ये 3 डायग्राम आपको याद रहेंगे। ये क्या है, ये प्लास्टिक सर्जरी और वो कुछ मेकअप वगैरह उसका कुछ हो रहा है, पर्सनल ट्रेनिंग, जिम वगैरह सर्विसेज और रेस्टोरेंट सर्विसेज। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड किया जाएगा, वेरेवर दे आर एक्चुअली परफॉर्म, क्योंकि सर पर्सनलाइज्ड है ना, खाना खाने के लिए होटल में जाना ही पड़ेगा ना, मेकअप के लिए वहां पे जाना ही पड़ेगा मुझे, इट इज नॉट इम्पर्सनलाइज्ड इन नेचर। जिम ट्रेनिंग के लिए मुझे वो ट्रेनिंग सेंटर में जाना ही पड़ेगा, मेरे बिना और ट्रेनर के बिना वो काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जितने भी रेस्टोरेंट, केटरिंग, ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इंजेक्शन, ये सब इसके अंदर कवर किया जाता है। 12.5 ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रेनिंग देना, जीएसटी ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल की ट्रेनिंग, कोई सर्विसेज वगैरह दे रहा हूं, तो उस केस में डिपेंड करता है B2B या B2C। B2B और B2C वाली बात मोस्टली सब जगह आएगी, जहां पे आपको खुद से फील फैक्टर समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में क्या B2B क्या B2C ना, प्रॉपर्टी है सर, फिजिकल प्रॉपर्टी है। पर्सनल सर्विसेज क्या B2B क्या B2C, लेकिन मोस्टली सब जगह आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसके अंदर आपको देखना है सबसे पहले B2B इज देयर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, and if not then the place where the services are actually performed। इसमें आपको 12.2 की तरह दिमाग नहीं लगाना है कि the location of recipient exist or not, रिकॉर्ड पे एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं। अगर B2C आप केस हो गया, B2B नहीं है, तो फिर यार ये भी अगेन थोड़ा सा पर्सनलाइज नेचर का है कि आप चेक करो ये कहाँ पे परफॉर्म करे गए हैं।
बात समझ में आ रही है? चलो अब 12/6 और 12/7 आपको एक साथ लर्न करनी है क्योंकि आसान है बहुत इवेंट्स के रिस्पेक्ट में। एक इवेंट में एंट्री, एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, बोलो ना मेरे साथ, एक इवेंट में एंट्री, एक इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन। तो 12/6 इज एडमिशन टू इवेंट। सर इवेंट किस प्रकार का? अरे कोई भी हो ना, एजुकेशन, कल्चरल, डांस, गाना, मस्ती, इवेंट से क्या फर्क पड़ता है, कैसा भी इवेंट हो। अलॉन्ग विद दैट एंसिलरी सर्विसेज। अब यहाँ पे बच्चा गलती करता है, एंसिलरी सर्विसेज मतलब विच आर एसोसिएटेड विद द एंट्री पॉइंट। आप इवेंट में एंटर कर रहे हो, एक 3D शो होने वाला है, उन्होंने वहां पे आपको 3D गॉगल बेच दिए, दिस इज एंसिलियरी टू द एडमिशन ऑफ द इवेंट। ठीक है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई आपको खुद ही फील फैक्टर समझ में आ जाएगा क्योंकि एडमिशन से लिंक्ड है, बिल्कुल एंट्री पॉइंट में लिंक्ड है। तो कहां पे हो रहा है ये इवेंट, वेयर दिस इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क इज एक्चुअली सिचुएटेड। पार्क मतलब वही, पार्क इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन इवेंट। आप पार्क की एंट्री टिकट ले रहे हो तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, और 12/7 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, B2B B2C का दिमाग लगा लेना। कोई भी इवेंट हो, कैसा भी इवेंट हो, अलोंग विद द एंसिलरी सर्विसेज। अब इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, बैंड बाजा बारात, बैंड बाजा बारात मूवी याद रख लेना, रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा 12/7 अपना दिमाग लगा के प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करके इनवॉइस देंगे अपने बड़े बड़े क्लाइंट को। ठीक है, तो उसके अंदर एंसिलरी सर्विसेज क्या होती है? इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में एंसिलरी सर्विसेज होती है लाइटिंग लगाना, डीजे लगाना, फ्लावर डेकोरेशन, फलाना डेकोरेशन, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। अब सर सिमिलर बात जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी में पढ़ाई थी, अगर आपको याद होगा, अगर ये इवेंट आउटसाइड इंडिया हुआ, सपोज बिट्टू शर्मा था ना उसमें, रणवीर सिंह, बिट्टू शर्मा और वो अनुष्का शर्मा, ठीक है, अनुष्का शर्मा का नाम नहीं याद मुझे, तो वो बैंड बाजा बारात ने सपोज आनंद अंबानी को सर्विस दी थी, उसका एक इवेंट इटली में ऑर्गेनाइज किया था उनकी, वो पता नहीं कितनी जो 7-8 प्री वेडिंग हुई थी ना, उसमें से एक प्री वेडिंग शायद कुछ इटली में भी हुई थी। अगर बैंड बाजा बारात ने ये इवेंट इटली में ऑर्गेनाइज करके दिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इफ इट इज अ केस ऑफ B2C? आनंद अंबानी तो एक कंज्यूमर की तरह आएगा, इट्स नॉट अ सर्विस टू रिलायंस, राइट? तो इस केस में, अच्छा मैंने आपको ये दोनों नहीं बताया ना, पहले पहले ये सुन लो। B2B है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, B2C है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। बात क्लियर हुई? तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? इटली, बट दैट विल अगेन लीड टू रेवेन्यू लॉस। तो उस केस में जैसे प्रॉपर्टी में खींच के इंडिया में लेके आए थे, वैसे ही इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। हमारे केस में आनंद अंबानी मुंबई में रहते हैं तो मुंबई का इसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा ताकि रेवेन्यू लॉस ना हो। ठीक है, आप प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपको एक क्वेश्चन का रेफरेंस दे रहा हूं, वो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करेंगे। केस होगा B2B का और दिया होगा कि प्रॉपर्टी जो भी अपना इवेंट है वो हो रहा है मालदीव्स में या कहीं चेन्नई में। आप जब भी B2B हो ना तो इवेंट की जगह इररेलेवेंट हो जाती है हमारे लिए। when the case is of B2B, इवेंट कहां पे हो रहा है ये बेटा जी मेरे लिए रेलिवेंट ही नहीं है ना, तो ये चीज मत भूलना प्लीज, इवेंट लोकेशन इज इररेलेवेंट। बात समझ में आई? यस, आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर आगे बढ़ो। तो B2B के केस में द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, B2C के केस में वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। ओके, अब अगेन वही वाली बात, अगर एक से ज्यादा स्टेट में कुछ फंक्शंस हुए, कुछ दिल्ली में हुए, कुछ हरियाणा में हुए, तो केस नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 1, आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट चेक करोगे, अगर वो साइलेंट है तो आप लगाओगे रूल 5, और रूल 5 अलग से कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको काम करना है, और ये क्या प्रिंसिपल्स लगाने हैं ये आपको क्वेश्चन में क्लियर कट बताया जाएगा। ठीक है, 12/8 और 12/9 थोड़ा सा ध्यान से सुनना ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के रिस्पेक्ट में। 12/8 इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, B2B और B2C का दिमाग लगाना है। B2B होगा तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट जो भी आपको दिया है, रजिस्टर्ड बिजनेस। B2C होगा तो लोकेशन वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मैंने गुड्स हैंड ओवर किए DTDC दिल्ली में, मैं हूं मुंबई का, गुड्स जाने वाले हैं चेन्नई। कंफ्यूज करने के लिए आपको 3-3 जगह दी जाएगी। मेरा ध्यान क्या जाना चाहिए? B2C के से कहां हैंड ओवर किया? दिल्ली में, तो मुंबई गया तेल लेने, चेन्नई गया तेल लेने, मुझे दिल्ली पे ध्यान देना क्योंकि यहां पे हैंड ओवर हुआ। दिस इज द वे। इन द क्वेश्चन यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट विद रिस्पेक्ट टू द आंसर दैट इज बीन डिमांडेड व्हाट इंफॉर्मेशन डू आई नीड टू पिक। बाकी इस फलाना इंफॉर्मेशन को आपको डिस्कार्ड करना आना चाहिए कॉन्फिडेंटली, 2-2 बार इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और अगर B2B का केस है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, वो तो क्लियर है ना, B2B तो क्लियर है आपको। ओके, प्लीज नोट दैट डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स इज इररिलेवेंट। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा चेन्नई नहीं US दे रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है यार, क्या फर्क पड़ता है? एक और चीज 12/8 में मैंने देखा है बच्चे थोड़े से अभी भी कंफ्यूज होते हैं, रेसिपिएंट वो नहीं एनालाइज कर पाते हैं। सी दिस एंटायर चैप्टर एंड दिस एंटायर टॉपिक इज ऑल्सो रेलिवेंट कि आपका रेसिपिएंट कौन है, क्योंकि आपको सबसे पहले सेक्शन 12 और 13 कैसे लगाना है, सप्लायर और रेसिपिएंट की लोकेशन के हिसाब से। रेसिपिएंट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 के टाइम बता दिया था। इफ कंसिडरेशन इज पेड दैट इज द पर्सन हु इज रेसिपिएंट, इफ कंसिडरेशन इज नॉट पेड देन दैट पर्सन इज द रेसिपिएंट टू whom the goods are being delivered or services are being rendered।
बात समझ में आ रही है ना आपको? तो प्लीज रेसिपेंट की गलती मत करना। ऐसे इस पे ना क्वेश्चन आया था कि द पर्सन हु वाज सेंडिंग द गुड्स, ऑब्वियसली वही पे करेगी ना, तो दैट पर्सन इज अ रेसिपेंट। कई कबार होता क्या है, गुड्स भेजे जा रहे हैं मिस्टर राम को, राम रेसिपेंट नहीं है, राम को दिए जा रहे गुड्स। रेसिपेंट वो हुआ ना जो गुड्स भेज रहा है, जिसने पेमेंट किया होगा, और अगर पेमेंट नहीं हुआ तो फिर राम बन जाएगा मेरा रेसिपेंट। आई होप यू आर एबल टू गेट इट। मैं फिर से बता रहा हूं, मुझे पता नहीं, ऐसे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर ए ने गुड्स भेजे मिस्टर बी को, पेमेंट ऑफ सर्विसेज ए ने किया, तो ए इसके अंदर रेसिपेंट है भाई। अगर पेमेंट नहीं है, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो मेरा बी रेसिपेंट बन सकता है, बिकॉज ही इज द पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड, और उसके हिसाब से 12 और 13 लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बात समझ में आई। गुड्स का जो डेस्टिनेशन है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप इंडिया में भेजो चाहे यूएस में भेजो। 12(9) इज द पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। सेम B2B होगा तो सच पर्सन, लेट से मैं रजिस्टर्ड हूँ पुणे में और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरा जो पुणे का रजिस्टर्ड बिजनेस है, पुणे ही मेरा, महाराष्ट्र ही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अगर B2C केस है, अब इसके अंदर कोई हैंड ओवर तो होता नहीं है भाई, है ना। टेक्निकली गुड्स हैंड ओवर किए जाते हैं, इंसानों को हैंड ओवर नहीं किया जाता। इंसान क्या करता है, इंसान करता है एम्बार्क ऑन द जर्नी फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। सो ही एम्बार्क्स द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। अब सर कंटिन्यूअस जर्नी का एक बार फटाफट से मतलब समझ लेते हैं। काइंड ऑफ विदाउट अ ब्रेक, इनहेरेंटली लेमन टर्म्स में विदाउट अ ब्रेक। अरे इधर क्यों आ गया मैं, एक मिनट। देखो, व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूअस जर्नी? कंटिन्यूअस जर्नी मतलब सर सुनने में क्या लग रहा है, विदाउट अ ब्रेक। तो देखो, अ जर्नी फॉर विच सिंगल और मोर देन वन टिकट और इनवॉइस इज इशूड एट द सेम टाइम। तो रेलिवेंट क्या हुआ मेरे लिए, मैं पूरा एनालिसिस नहीं करवा सकता अभी प्लीज, बट सुन लो, एक टाइम पे आपको या तो एक टिकट आ रही है, दो टिकट आ रही है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। सिंगल सप्लायर और इज एजेंट और मोर देन वन सप्लायर, अगेन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सप्लायर कितने, मेरा बीच में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। नो स्टॉप ओवर बिटवीन एनी ऑफ द लेग्स ऑफ द जर्नी फॉर विच वन और मोर सेपरेट टिकट्स आर इशूड। मैं यहां से दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली से आगे जा रहा हूं, मैं बीच में कोई स्टॉप ओवर नहीं है, मैं एम्बार्क, मैंने जो कन्वेंस एम्बार्क किया हुआ है वो डायरेक्ट मैं वहीं पे छोड़ूंगा। ओके, अनदर थिंग, स्टॉप ओवर मींस वेयर द पर्सन कैन डिसएम्बार्क either to transfer to another conveyance or break his journey for a certain point। मैं यहां से दिल्ली गया, मैं पुणे से दिल्ली गया और दिल्ली से मुंबई गया, हालांकि ऐसा कोई इंसान करेगा नहीं, लेकिन सुन लो एग्जांपल के लिए, दिल्ली में मेरा एयरक्राफ्ट चेंज हुआ, प्लेन चेंज हुआ, या फिर दिल्ली में 6 घंटे का हॉल्ट था, मैं बाहर थोड़ा टहल के अपना एयरपोर्ट वगैरह पे घूम के आ गया, ये कंटिन्यूअस जर्नी नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर वो रुका, आधे घंटे में फिर से चल पड़ा, मैंने कोई डिसएम्बार्क नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, नो स्टॉप ओवर, तो वो कंटिन्यूअस जर्नी माना जाए। एक चीज उन्होंने क्लैरिफाई करी, जो हमेशा आपका रिटर्न जर्नी होती है ना, रिटर्न, वो हमेशा इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट जर्नी। ऑब्वियसली ना यार, रिटर्न जर्नी में अब जब मुंबई से वापस निकलूंगा तो वो ऑब्वियसली सेपरेट जर्नी होगी, उसके लिए अलग से प्लेस ऑफ सप्लाई मुझे डिसाइड करना होगा, वो बात यहाँ पे लिखी गई है। तो देखो, ये समझ में आ गया आपको एम्बार्क वाली बात। अभी डाउट आता है, कभी कभार जो है आप किसी इंसान को, जैसे कंपनीज होती है, एयरलाइंस होती है, दे गिव दिस राइट टू एम्बार्क फॉर अ फ्यूचर यूज। विस्तारा ने मुझे बोला कि हम आपको, आपने गिफ्ट जीता है, या गिफ्ट नहीं, चलो मैं बाई कर रहा हूँ, गिफ्ट मत लो, आपको डाउट आएगा वैल्यूएशन का। मैंने बाय किया एक 8,000 रुपीज में 2 राइड्स टू ट्रैवल इन फ्यूचर। अब उस टाइम पे जब मैंने उनको पेमेंट किया, लेट्स से 5,000 या 8,000 रुपीज, उस टाइम पे प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करना है, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ B2C, आई एम नॉट रजिस्टर्ड, then they will see कि अच्छा, then is in that case we need to see where the person is embarking for a continuous journey। अब सर एम्बार्क कैसे करूं, अभी तो पता ही नहीं ना एम्बार्क कब करना है, मुझे पता ही नहीं फ्यूचर में मैं कहां से एम्बार्क करूंगा, मैं तो इंडिया में कहीं से भी 2 फ्लाइट ले सकता हूं। तो उस केस में आपको लगाने डिफॉल्ट प्रोविजंस। तो डिफॉल्ट प्रोविजंस B2C के केस में क्या लगते हैं, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो वो, नहीं तो तीर घुमा के वापस। तो अगर मेरा एड्रेस ऑन रिकॉर्ड भी नहीं होगा विस्तारा के पास, तो लेट्स से विस्तारा का गुड़गांव का ऑफिस है, वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा और इंट्रा नेचर बन जाएगा। ठीक, ये मैंने आपको बात बता दिया है, रिटर्न जर्नी विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट जर्नी। अच्छा, एक चीज और, वो जो ऊपर प्रॉपर्टी वाला किया था ना सेक्शन 12(3), उसके रिस्पेक्ट में एक बड़ा प्यारा सवाल आता है और बच्चे बार बार गलती करते हैं उसमें। ये हूं मैं हूं पुणे का, मैं गया दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में मैंने एक हयात होटल में वहां पे स्टे किया और वहां से फिर मैं वापस आया, ठीक है। अब ये जो दिल्ली हयात वाला होटल जो इनवॉइस इशू करेगा, उसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड हूँ, सर फर्क नहीं पड़ता रजिस्टर्ड हो या नहीं, यहाँ पे सुन लेना, इनवॉइस का मैंने आपको क्लियरली बताया अभी, व्हेनेवर इट इज अ केस ऑफ प्रॉपर्टी, स्टे एट अ प्रॉपर्टी, तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होता है, जल्दी बताओ ना, अभी तो किया ना 12(3),
प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, दिल्ली। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, दिल्ली, तो ये भी दिल्ली और ये भी दिल्ली, तो क्या बनेगा ये इंट्रा। क्या इसका मैं क्रेडिट ले सकता हूं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि मैं हूं महाराष्ट्र जीएसटी का बंदा, एमएच जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं। क्या मैं यहाँ पे जो दिल्ली एसजीएसटी लग रहा होगा उसका क्रेडिट ले सकता हूं, नहीं। तो जब ऐसा वाला केस होगा तो आपको गलती नहीं करनी है, इसका क्रेडिट मत लेना, डोंट टेक एनी क्रेडिट, आईटीसी नहीं मिलेगा इस पूरे इनवॉइस के जीएसटी का। ये पेपर में एक फेवरेट क्वेश्चन बन के बार बार ही आया है, उसका मैंने रीजनिंग भी आपको दिया है, ठीक है। प्लीज इसको मुझे जरा मिटाने दो, ये तो कंफ्यूजन होएगा मुझे ही बाद में। छोटे छोटे इसमें लेक्चर में भी आपको बहुत सारी बातें मैं बता रहा हूं, बस मैं रिपीट नहीं कर पा रहा, तो सुनते जाना। सेक्शन 12, 10 और 11 काफी ये भी टेस्ट होते हैं। 12, 10 इज अ सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेंस। प्लेन में जा रहा था, ऑन डिमांड मूवी खरीद ली, या कोई मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की सर्विस ऑन एनी कन्वेंस। ट्रेन में जा रहा था, वहां पे मैंने ऐसे वो मसाज वगैरह वो सर्विस ले ली, और उसकी जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या डिसाइड होगा, तो दैट विल बी द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस। सपोज देयर इज अ फ्लाइट विच रन्स फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, और मैंने जो मूवी ऑन डिमांड लिया ना, ये मुंबई कोलकाता लेग पे लिया, तो उस केस में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, मतलब फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या होगा, मुंबई या दिल्ली, सर दिल्ली। दिस इज माई फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट, ये पूरी फ्लाइट में दिस इज माई फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट, चाहे मैंने मुंबई कोलकाता फ्लाइट में क्यों ना लिया हो, दिल्ली विल बी माई आंसर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, ये चीज का ध्यान रखना, एमटीपी में रिसेंटली आया था। 12, 11 टेलीकॉम सर्विस। अब इसके अंदर 3 केसेस बनते हैं मोटे मोटे, वही लर्न कर लो। इफ इट इज विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन, लैंडलाइन, फिक्स्ड केबल, तो उस केस में द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर दिस लाइन, सर्किट, एंटेना जो भी फिजिकल है, जैसे डिश टीवी है, wherever it is situated that will be my place of supply. If it is a postpaid basis, मोबाइल कनेक्शन, इंटरनेट, आप postpaid बेसिस पे ले रहे हो, तो postpaid बेसिस में आपका पक्का एक एड्रेस गया होता है, दैट इज नोन एज अ बिलिंग एड्रेस, जिसके एड्रेस पे आपका बिलिंग आता है और आपका इनवॉइसेस आता है। तो दैट प्लेस ऑफ बिलिंग एड्रेस विच एवर इज ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर, वो मेरा क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ध्यान रखना, पोस्टपेड में बिलिंग एड्रेस होगा ही होगा, ये प्रीपेड की तरह नहीं है कि पेटीएम पे जाके, जीपे पे जाके हमने रिचार्ज मार दिया, नो। पोस्टपेड वाले में आपका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है और प्रॉपर वहां पे आधार देके अपना एड्रेस रजिस्टर कराना होता है। इफ इट इज अ केस ऑफ प्रीपेड सर्विस, अब प्रीपेड में 3 चीजें बन सकती है। फर्स्ट, थ्रू अ सेलिंग एजेंट और अ रीसेलर और अ डिस्ट्रीब्यूटर। आज के इसमें ये इतना चलता नहीं है, आज के इसमें तो सब हम ऑनलाइन ही करते हैं, बट स्टिल अगर ऐसा केस है तो जो भी उसका एड्रेस है दैट विल बी माई प्लेस ऑफ सप्लाई। जो भी उस सेलिंग एजेंट का एड्रेस है इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर, वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट रिसीव हुई है। एयरटेल का एक एजेंट है जो कि मुंबई में बैठता है, तो मुंबई में जो वो एड्रेस होगा वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। इफ बाय एनी पर्सन टू द फाइनल सब्सक्राइबर, मतलब अब एनी पर्सन मतलब क्या, एनी पर्सन मतलब क्या, एनी पर्सन इज नॉट माई एजेंट बेसिकली। तो उस केस में जहां पे भी पेमेंट आई या फिर वाउचर्स को सेल करा गया, जैसे कल को मैंने किसी रेडियो स्टेशन में बिकवाए, तो वो रेडियो स्टेशन में भी पेमेंट आई है, वहां पे वाउचर्स बेचे गए, तो वो रेडियो स्टेशन का एड्रेस मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और आज के इसमें मेजरली तो यही वाला चलता है सर, इंटरनेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक मोड, पेटीएम, यूपीआई, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर। और अगर सर ये नहीं होगा, तो मैंने पेटीएम से कर दिया, मेरा एड्रेस नहीं है एयरटेल के पास, तो उस केस में तीर घुमा के वापस लोकेशन ऑफ सप्लायर। सेम बात यहाँ पे रेसिडुअल में लिखी गई है कि एड्रेस, अगर कोई केस हुआ ऐसा टेलीकॉम रिलेटेड जो कहीं पे भी फॉल नहीं कर रहा, तो एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर एंड इफ नॉट अवेलेबल, तीर घुमा के वापस, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। ये इतना ज्यादा नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन ये और ये आपको पता होना चाहिए, खासकर ये वाला, ठीक है। लैंडलाइन, केबल, डिश, ये बीच में भी एमटीपी में भी आया था। चलो, अब सर इस वाले में डाउट आ सकता है कि ये जो लाइन है, ये जो सर्किट है, एंटीना है, जो फाइबर वायर वगैरह लगती है इंटरनेट में, ये सपोज रन कर रही है 2 स्टेट्स में, एक दिल्ली में पॉइंट है और एक महाराष्ट्र में पॉइंट है, तो उस केस में दिल्ली और महाराष्ट्र में 1:1 में डिवाइड कर देना प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर इंटरमीडिएट पॉइंट है, तो इंटरमीडिएट पॉइंट्स को भी आपको कंसीडर करना है फॉर द पर्पस ऑफ डिवीजन, ओनली इफ देयर इज अ इमीडिएट बेनिफिट आउट ऑफ दैट पॉइंट। ये कीवर्ड जरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये वायर जा रही है दिल्ली टू महाराष्ट्र, तो इस केस में दिल्ली और महाराष्ट्र में 1:1 करना पड़ेगा। सपोज ये जा रही है दिल्ली, महाराष्ट्र, और एंड लाइन जो है वो है वेस्ट बंगाल, और आपको बता रखा है, देखो ये तो फर्स्ट पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ये आपका इंटरमीडिएट पॉइंट बन जाएगा। तो महाराष्ट्र के लिए आपको स्पेसिफिकली देना चाहिए उन्होंने कि यहां से कोई बेनिफिट आ रहा है क्या, क्योंकि बहुत बारी जो पॉइंट, सर व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इज अ टेक्निकल वर्ड, इट इज जस्ट
आप कह लो एक ऐसा वो पॉइंट या क्या बोलूं उसको, वो टेलीकॉम उसमें कि यहाँ से उसका एक मेनली कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है और फिर आगे वायर स्टार्ट होती है, तो हम टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हैं पॉइंट। महाराष्ट्र में आपको दिया जाएगा कि ना महाराष्ट्र पॉइंट इज एन इंटरमीडिएरी पॉइंट, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज लास्ट, दिस इज इंटरमीडिएरी। इस केस में क्या इस पॉइंट से कोई बेनिफिट आ रहा है क्या किसी को? कई कबार ये पॉइंट सिर्फ ऑपरेशन मेजर के लिए होते हैं, तो उस केस में मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा, फिर महाराष्ट्र प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं बनेगा। लेकिन अगर बेनिफिट आ रहा है तो दिल्ली, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल 1:1:1, बस इक्वली डिवाइड कर देना है सारे स्टेट में जहां पे पॉइंट है। ठीक, अच्छा, और ये भी कब, जब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आपका साइलेंट हो। देखो प्रॉपर्टी वाले केस में, इवेंट वाले केस में, ये लाइन वाले केस में, तीनों ही 4, 5, 6 रूल्स हमने करे, रूल 4, रूल 5 और ये रूल नंबर 6। इन तीनों में ही सबसे पहले आपको तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ही चेक करना है। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइलेंट हुआ तो रूल्स लगाने, और रूल्स में जो लिखा था वो मैंने आपको बात बता दी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 12, बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकेज सर्विसेज। इसके केस में जनरली द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर एंड दैट इज माय प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर कल को अवेलेबल नहीं है तो तीर घुमा के वापस लोकेशन ऑफ सप्लायर। इसमें आपको B2B B2C का दिमाग नहीं लगाना। Sir, what will be that case when there is a banking service and the location of the recipient is not available? For example, I am a customer of HDFC, but I go and get a demand draft made from ICICI Bank. उस डीडी के मेरे को चार्जेस पे करने पड़ेंगे। उस चार्जेस पेमेंट के टाइम पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या डिसाइड होगा? क्या मेरा रिकॉर्ड पे एड्रेस है क्या उनके ICICI के? नहीं, मैं तो HDFC का कस्टमर हूँ, तो ICICI का जो लोकेशन होगा वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा और इंट्रा नेचर का CGST SGST चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आई? इंश्योरेंस सर्विसेज इज अ हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री, इट इज हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री। तो इस केस में B2B और अदर दोनों ही केस में आंसर सेम ही बनने वाला है कि अगर B2B है तो लोकेशन ऑफ द पर्सन, B2C है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। ऐसा यहाँ पे केस नहीं बनेगा कि सर B2C है बट द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल, ऐसा बन ही नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ही रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, होएगा ही होएगा। ओके, केवाईसी के बिना यहाँ पे काम नहीं चलता। B2B तो क्लियर है, B2C होगा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। आगे बात बढ़ाते हैं सबसेक्शन 14, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। यहाँ पे बच्चा गलती करता है, क्या गलती करता है सुनो। सबसेक्शन 14 इज नॉट अ जनरल एडवर्टीजमेंट। मैंने जोमेटो को एडवर्टाइजमेंट दिया, मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, मैंने जोमेटो को एडवर्टाइजिंग दिया, तो क्या ये इन्हीं सबसेक्शन 14 में कवर्ड है? बिल्कुल भी नहीं। ये कवर्ड है तब जब रेसिपिएंट इज अ गवर्नमेंट। रेसिपिएंट इज अ गवर्नमेंट मतलब या तो ये CG SG स्टैट्यूटरी बॉडी LA, इनकी बात चल रही है, लोकल अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी, इनको अगर मैंने सर्विस दी, वो भी कौन सी? एडवर्टीजमेंट वाली। अब सर इसके लिए अलग से सबसेक्शन बनाने की क्या जरूरत थी? सुनो, जब इनको एडवर्टीजमेंट सर्विस दी जाती है मतलब ये लोग सर्विसेज ले रहे हैं मेरे से, ये किसके बारे में लेंगे? ये लेंगे फॉर एग्जांपल कोई स्कीम्स वगैरह आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, या कोई स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्कीम आ रही है जिसके बारे में सबको पता चलना जरूरी है, उस केस में ये वाला आएगा। अब जनरली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल CG अगर कोई एडवर्टीजमेंट सर्विस ले रहा है, वो एक स्टेट के लिए नहीं ले रहा होगा, वो एक से ज्यादा स्टेट के लिए ले रहा होगा। कोई अभी जैसे बीच में मेक इन इंडिया का कैंपेन चले थे कुछ साल पहले, तो वो सिर्फ दिल्ली में थोड़ी ना ऐड लगी थी, वो दिल्ली में भी लगी, महाराष्ट्र में भी लगी, यूपी में भी लगी, सब जगह लगी। तो उस केस में मैं डिवीजन कैसे करूं प्लेस ऑफ सप्लाई का? देखो अल्टीमेटली आपको दिमाग में रखना है कि मेरी बात कहां चल रही है। मेरे को बात जो दिमाग में लेके आनी है वो है मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करना है अलग अलग स्टेट का, क्योंकि हर एक स्टेट की गवर्नमेंट अलग है एंड GST रजिस्ट्रेशन इज स्टेट वाइज। समझ में आ रही है ना बात? इसीलिए मुझे ये सारी जो है तिगड़म लगानी पड़ रही है कि मैं हर एक स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या फिक्स करूं। अब सुनना, point number 1 same, that division will be as per contract agreement, but if it is silent then rule number 3, 4 5 6 ऊपर हो चुके हैं, यहाँ पे रूल नंबर 3 ऑफ IGST रूल्स जो आपको बताता है कि आपको डिवीजन करने का बेसिस क्या रखना है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 लाख का टोटल वैल्यू है और सर्विसेज जो आ रही है वो दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी में आ रही है। तो अब मेरा जो मुझे अपना R&D करना है वो ये करना है कि इस 10 लाख को इन 3 स्टेट्स में डिवाइड कैसे करें, यही तो सारा निकालना है, यही तो निकालना है मुझे। तो इसलिए आता है हमारा ये टेबल रूल नंबर 3 का, दैट विल टेल मी अबाउट द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूशन मतलब डिवीजन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। करे बात स्टार्ट। चलो अब अलग अलग केस दिए गए, आपको पेपर में दिया जाएगा, इसके ऊपर ICR मटेरियल में आपके एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स अभी मैं नहीं करा रहा क्योंकि इतनी मुश्किल नहीं है। एक जगह मुश्किल आती है, वो एग्जांपल अभी मैं क्लास में उठाऊंगा रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज अ रिवीजन। आओ, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन, प्रिंटेड मटेरियल नहीं, प्रिंटेड मटेरियल नीचे कवर किया जा रहा है। बेसिस ऑफ एट्रीब्यूशन विल बी द अमाउंट पेबल टू डिफरेंट स्टेट वाइज एडिशन।
टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली पब्लिकेशन के लिए मैंने 2 लाख रुपए दिया, और महाराष्ट्र के लिए मैंने 3 लाख रुपए दिया, यूपी के लिए मैंने 4 लाख रुपए दिया। तो आपके सामने ऑलरेडी डिविजन आ चुकी है, दैट इज द अमाउंट ऑफ पेबल। मैंने 2, 3, 4 ही मेरा बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग के लिए। ठीक है। एडवर्टीजमेंट थ्रू प्रिंटेड मटेरियल जैसे पैम्पलेट, लीफलेट, डायरीज, कैलेंडर, तो इसमें भी क्या होगा, बेसिस ऑफ डिवीजन अमाउंट पेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे ना आपके एग्जाम्पल में अमाउंट पेबल की जगह उन्होंने नंबर ऑफ पैम्पलेट्स दिए एक जगह। जैसे नंबर ऑफ पैम्पलेट्स आप किस में कितना दे रहे हो, जैसे सपोज मैं 10,000 पैम्पलेट बोल रहा हूं दिल्ली में, 20,000 पैम्पलेट यूपी में, और लेट से 5,000 पैम्पलेट्स महाराष्ट्र में। तो उस जगह आप पेपर में ये मत कंफ्यूज होना कि अमाउंट पेबल नहीं दिया, आप इसके बेसिस पे डिवाइड कर दो 1:2:0.5 के बेसिस पे। ठीक है, चलो। एडवर्टीजमेंट इन होर्डिंग्स अदर देन ट्रेन, क्योंकि ट्रेन का अलग से कवर्ड है, तो जो होर्डिंग लगती है बड़ी बड़ी, अगेन अमाउंट पेबल। दिल्ली में 5 होर्डिंग लगाने के लिए मैंने 6 लाख रुपए दिया, और महाराष्ट्र में मैंने 2 लाख रुपए दिया, तो 6:2 के डिवीजन हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट ऑन ट्रेन, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब सर ट्रेन तो अलग अलग स्टेट्स में जाती हुई जाएगी रेलवे ट्रैक पे, वहां पे डिवीजन कैसे करें, तो दैट डिवीजन ऑफ द अमाउंट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक इन ईच ऑफ द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और सर ये रेलवे ट्रैक, रेलवे पट्टी, वो किस स्टेट में कितनी आ रही है, ये कहां से पता चलता है, रियल लाइफ में अगर कभी काम करना हुआ तो वो आपको पता चलेगा indianrail.gov.in में आप रूट डालना, आपको पता चल जाएगा किस स्टेट में कितना एरिया है। उस रेशियो के बेसिस पे आपको वो अमाउंट, देखो अमाउंट तो सिंगल है, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया मोटा मोटा 1 करोड़ का, वो 1 करोड़ को मुझे अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि इनवॉइस अलग अलग जाने वाली है, प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग जाने वाला है। ठीक, चलो। एडवर्टीजमेंट ऑन बैक ऑफ यूटिलिटी बिल्स, ऑयल एंड गैस, आपके घर में बिजली का बिल आता होगा, पीछे देखना सीजी के स्कीम्स का भी एडवर्टीजमेंट होता है, वो उसके लिए जो पैसे दिए गए उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगा, अगेन अमाउंट पेबल विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर्स हैविंग बिलिंग एड्रेस इन ईच स्टेट। 11,000 लोगों का बिलिंग एड्रेस दिल्ली का है, तो उसके हिसाब से मैंने 2 लाख रुपए दिए दिल्ली के लिए, महाराष्ट्र के लिए 3 लाख रुपए दिए, तो अगेन वो अमाउंट पेबल की बेसिस पर डिवाइड हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट ऑन रेलवे टिकट, अब सर ये तो नहीं ट्रेस कर सकते कि बंदा रेलवे टिकट लेके कहां जा रहा है, नहीं, तो मैं डिसाइड करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन, दैट इज अ गुड प्रॉक्सी। रेलवे स्टेशन मुझे पता है, लेट्स से दिल्ली में इतने इतने रेलवे स्टेशन है, टोटल महाराष्ट्र में इतने इतने रेलवे स्टेशन है, तो वो स्टेशन में जो है फिक्स कर सकता हूं, वो मेरा प्रॉक्सी बन जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन रेलवे टिकट। टिकट के पीछे मेक इन इंडिया का कैंपेन है। ठीक है, अगेन ये इंफॉर्मेशन कहां से पता चलेगी, indianrail.gov.in। रेडियो स्टेशन, अगेन अमाउंट पेबल, और ध्यान रखना एक्चुअल लोकेशन ऑफ स्टूडियो इज इररेलेवेंट। दिल्ली में एक ब्रॉडकास्ट हो रहा है रेडियो स्टेशन, उसका एक्चुअल स्टूडियो हरियाणा में, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं दिल्ली के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जाने वाली है मेक इन इंडिया की, उसके लिए 2 लाख रुपए दे रहा हूं, महाराष्ट्र के लिए 5 लाख रुपए दे रहा हूं, 2:5 का डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब ये जो है ना 8, 10 और 11 ये मिलते जुलते हैं, तो मैं सिर्फ आपको 8 अच्छे से कराऊंगा, 10 और 11 सेम टू सेम है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, मैं उससे पहले आपको 9 करा देता हूं। एडवर्टाइजमेंट इन सिनेमा हॉल्स, अमाउंट पेबल। पीवीआर के 50 वो मूवी हॉल्स दिल्ली में है, 40 महाराष्ट्र में, तो इन 50 के लिए लेट्स से व्यूअरशिप के बेसिस पे हमारा अमाउंट डिसाइड हुआ है 10 लाख पीवीआर को देना है, इस 40 के बेसिस पे मेरा डिसाइड हुआ है मे बी 8 लाख मुझे देना है, तो दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच में जो डिवीजन होगा वो 10:8 के में होगा। अब बढ़ते जरा ये 8 की तरफ, ये 8 जो है अच्छे से समझ लो, बहुत आसान है, पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है, सुन लो, इसका एग्जाम्पल भी करा दूंगा। एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी चैनल, टीवी चैनल पे जो ऐड जा रहे हैं उसके लिए जो पेमेंट आई है मुझे एडवर्टाइजिंग कराने के लिए, उसको डिवाइड करना है अलग अलग स्टेट में। ठीक है, अभी कैसे करें, बहुत मुश्किल है, टीवी चैनल कौन कितना देख रहा है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वो टीआरपी होती है, वो सब कैसे डिसाइड करें, तो सुनो, दैट डिवीजन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ व्यूअरशिप, फिगर्स आती है, ये सब ट्रैक किया जाता है डेटा। आप अगर कोई चैनल देख रहे हो तो उस चैनल का, उस शो का टीआरपी ट्रैक किया जाता है, व्यूअरशिप ट्रैक करी जाती है। कौन ट्रैक करता है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। तो आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 is to ascertain this viewership from the figures which are published by Broadcast Audience Research Council। अब होता क्या है, इनका जो फिगर्स आते हैं ना वो क्वार्टरली आते हैं, तो आपको हर एक क्वार्टर के लिए डेटा यूज करना है लास्ट वीक ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर, जो भी आपको, जैसे क्वार्टर है अप्रैल मई जून और जुलाई अगस्त सितंबर। अब लेट्स से अगस्त मंथ में मैं ये डिवीजन चला रहा हूं, अब अगस्त मंथ का डेटा भी आया नहीं है, अगस्त मंथ में ये एडवर्टाइजिंग हुआ, मुझे इनवॉइस इशू करना है, तो अगस्त मंथ का डेटा भी नहीं आया, लेकिन मेरे पास लास्ट क्वार्टर का डेटा आया है। तो लास्ट क्वार्टर का जो डेटा होगा ना, उसमें लास्ट वीक ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर, लास्ट वीक मतलब
जून का जो लास्ट वीक होगा उसका डेटा यूज करके आपको डिवीजन करना है अगस्त मंथ के अमाउंट को, ठीक है। अब सर एक प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि ये जो डेटा होता है ना, ये डेटा कभी कभार क्लब किया जाता है। क्लब लेट से उन्होंने दिल्ली और हरियाणा को क्लब कर दिया क्योंकि उनको जीएसटी से मतलब नहीं है, लेकिन सर हमें तो जीएसटी में इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करना होता है क्योंकि स्टेट अलग है। मुझे दिल्ली और हरियाणा के अलग फिगर चाहिए, तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है आप एक काम करो, दिल्ली और हरियाणा का एक जो फिगर आया है ना इस काउंसिल से, इस रिसर्च काउंसिल से, आप उसको दिल्ली और हरियाणा में अलग अलग ब्रेक करो ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन डेटा एज पर द सेंसस, और ये आपको पेपर में दिया जाएगा। अब मैं आपको एक बार सवाल कराता हूं, मुझे इसका सवाल तो कराना ही पड़ेगा, सुन लो। ABC issues a release order with QR channel for telecasting and advertisement of प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना CG की स्कीम है in the month of November। नवंबर पे जरा ध्यान देना। In the first phase this will be telecast in the UT of Delhi, UP, उत्तराखंड, बिहार एंड झारखंड। तो क्या क्या आ रहे हैं देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5, इन पांचों को मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई में फिक्स करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज साइलेंट, दैट्स व्हाई आई हैव कम टू रूल नंबर 3, ठीक। द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब ये कैलकुलेट करने के लिए कैसे प्रोसीड करना है, क्यूआर क्या करेगा, क्यूआर इज द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द सर्विस। तो इस केस में उन्होंने डायरेक्ट दिया है, गवर्नमेंट वालों ने डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग को दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है कोई और भी इन्वॉल्व हो। क्यूआर क्या करेगा, क्यूआर विल असर्टेन द व्यूअरशिप फिगर ऑफ देयर चैनल इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर। क्यों, आप जरा क्वार्टर ध्यान दो, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो नवंबर मंथ के लिए लास्ट क्वार्टर कौन सा था, जुलाई सितंबर, इसका लास्ट वीक, तो ये आ गया मेरा लास्ट वीक ऑफ सितंबर, ठीक है। फ्रॉम द ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, अब ये फिगर आया 1 लाख फॉर दिल्ली, जो आपका व्यूअरशिप का फिगर था वो आया दिल्ली के लिए 1 लाख, 2 लाख फॉर रीजन कंप्राइजिंग ऑफ यूपी उत्तराखंड एंड 1 लाख फॉर बिहार एंड झारखंड। दिल्ली का तो अलग आ गया, लेकिन ये क्लब हो गया, यूपी उत्तराखंड क्लब हो गया, बिहार झारखंड क्लब हो गया। इस क्लब को भी तोड़ना पड़ेगा। ये कैसे तोड़ूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर ऑफ बिहार झारखंड एंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड, और वो पॉपुलेशन फिगर आएगी आपकी सेंसस के हिसाब से। फिर आपके पास टोटल 5 फिगर्स हो जाएंगी, टोटल अमाउंट को इस रेशियो में डिवाइड कर देना। आई थिंक आपको बात समझ में आनी चाहिए अब, ठीक है, क्योंकि रिवीजन है, स्टिल हमने ये प्रॉपर डिटेल में उठाया है। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट और इंटरनेट, इट इज सेम लाइक दिस, so that division will be on the basis of internet subscriber will be my basic instead of viewership। इसमें डेटा TRAI का लेना है, और एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको डेटा लेना है लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब बस टाइम का फर्क पड़ गया यार, टाइम का फर्क पड़ गया। ऊपर व्यूअरशिप ले रहा था मैं क्वार्टरली बेसिस पे, यहाँ पे ईयरली बेसिस पे ले रहा हूँ। ये आपको डेटा सब पेपर में दिया जाएगा। SMS के थ्रू द डिवीजन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ टेलीकॉम सब्सक्राइबर, और उसके लिए डेटा फिर से आपको TRAI का लेना है, और इसमें क्वार्टर टू क्वार्टर लेना है। मतलब आपको इसमें लास्ट वीक ऑफ क्वार्टर नहीं लेना है, आपको किसी भी क्वार्टर के लिए लास्ट क्वार्टर का डेटा लेना है, क्योंकि यही होता है तरीका इंफॉर्मेशन पब्लिश होने का। यहाँ पे वी आर डिपेंडेंट ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ TRAI एंड काउंसिल, तो वो जैसा भी डेटा सबमिट कर रहे हैं वही प्रॉक्सी लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या आपको बात समझ में आई? चलो लेट्स प्रोसीड टू सेक्शन नंबर 13। अब सेक्शन नंबर 12 को क्लियर है, सेक्शन नंबर 13 कब लगेगा, व्हेन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर और रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। ओके, अब यहाँ पे मैं B2B B2C नहीं बोलूंगा क्योंकि एक पार्टी बाहर की है। अब यहाँ पे B2B B2C वर्ड हम नहीं यूज करेंगे। एप्लीकेबिलिटी इज क्लियर, वन ऑफ देम इज आउटसाइड इंडिया। डिफॉल्ट प्रोविजन, डिफॉल्ट प्रोविजंस मतलब जो सबसेक्शन 3 to 13 हम स्पेसिफिक प्रोविजंस कवर करेंगे वहां पे नहीं लगते। द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लेकिन अगर ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो तीर घुमा के वापस लोकेशन ऑफ सप्लायर। अबे B2B वर्ड नहीं यूज किया, जैसा 12-2 में अदर वाला पार्ट पढ़ा था ये वैसा ही है। Now we are starting with the specific provisions, specific subsections जो कि रन करेंगे सबसेक्शन 3 से लेकर सबसेक्शन 13 तक। Let's start. सबसेक्शन 3, वहां पे सबसेक्शन 3 क्या था, इट वाज इम्यूवेबल प्रॉपर्टी। इफ पॉसिबल इस लेक्चर के बाद छोटा सा सिर्फ सबसेक्शन सबसेक्शन लिख के आगे एक ब्रीफ नोटिंग की इम्यूवेबल प्रॉपर्टी था, ये परफॉर्मेंस बेस्ड था, ऐसा बना लेना। आपको सेक्शन 12 के सारे सबसेक्शन 14 तक, यहाँ पे भी सबसेक्शन 30 तक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी उस सेंस में। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसेक्शन 3 इज परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। यहाँ पे गुड्स के रिस्पेक्ट में परफॉर्मेंस बेस्ड और सर्विस ओरिएंटेड परफॉर्मेंस बेस्ड। सर ये परफॉर्मेंस बेस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, इन सिंपल वर्ड्स कि मुझे वो गुड्स फिजिकली प्रेजेंट चाहिए इन ऑर्डर टू गिव द सर्विस। फॉर एग्जांपल मुझे वेयर हाउसिंग करनी है, अब गुड्स के बिना मैं वेयर हाउसिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो इन सच केसेस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, मतलब जहां पे वो वेयर हाउस है। तो इन सिंपल वर्ड्स ये गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल टू द सप्लायर और माय एजेंट।
तो सप्लायर तो वो तो सप्लायर के एजेंट में भी होता ही है, या एनी पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। अब दो एक्सेप्शन ध्यान से सुनना, ये एक्सेप्शन 12, ये एक्सेप्शन जो है ये इस पर्टिकुलर 13 सबसेक्शन 3 के गुड्स वाले की है। मैं जो अभी सबसेक्शन 3 चला रहा हूं, दिस इज ऑलरेडी अ स्पेसिफिक सबसेक्शन। इसके अंदर मैंने आपसे गुड्स की बात करी, दैट इट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म, फॉर एग्जांपल वेयर हाउसिंग, तो जहां पे वेयर हाउस है वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। इसकी दो एक्सेप्शन, मतलब द आंसर विल नॉट बी दिस। सो आगे देखो, एक्सेप्शन मतलब द प्लेस ऑफ सप्लाई वोंट बी द लोकेशन ऑफ सर्विसेज बट इंस्टेड समथिंग एल्स। व्हाट एल्स, वो मैं आपको बताता हूं। पहला, सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन। मैं हूं इंडिया में, रेसिपिएंट है आउटसाइड इंडिया, ओके, मैंने उसको लैपटॉप रिपेयर करके दिया, वो रिमोट बेसिस पे उसका एक्सेस लेके, सो इज इट अ परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस? यस, बट आंसर में मैं प्लेस ऑफ सप्लाई ये नहीं लगाऊंगा, ये लगाऊंगा। अगर मैं आपको कुछ भी नहीं बोलता, इफ आई वुडंट हैव टॉक्ड टू यू अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन, आंसर वुड हैव बीन द प्लेस वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म। मैं इंडिया में हूं तो दिस शुड बी एन आंसर, बट यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स वेयर दे आर सिचुएटेड व्हेन दिस सर्विस वाज परफॉर्म। तो इस टाइम पे मैं इंडिया में था, मैंने यूएस वाले का जो रेसिपिएंट है उसका लैपटॉप रिपेयर किया, तो वो रिपेयर के लिए वो जो गुड्स थे वो कहां पे थे? यूएस में, तो आंसर बन जाएगा यूएस। सो हियर the place of supply will be the location where the goods are situated at the time of supply of services and not the place where the services are actually performed. समझ आ रहा है? चलो, सेकेंड एक्सेप्शन, गुड्स को इंडिया बुलाया, ध्यान से सुनना, गुड्स को इंडिया बुलाया, इसके ऊपर काम किया, इसका इंडिया में कोई यूज नहीं किया, सर थोड़ा मोटा यूज किया तो किया फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग द क्वालिटी, चेकिंग द वर्क कि हाँ ये चल रहा है ना, उसके बाद आउट ऑफ इंडिया वापस भेज दिया। अब नॉर्मल होता तो आंसर क्या होता? वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये गुड्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं, ये यूएस में यूज होने वाले या जहां से भी आए वहां पे यूज होने वाले, रेसिपिएंट वही का है, तो डज दिस साउंड टू बी राइट इफ आई मेक द प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया? क्योंकि वो तो ये बन जाएगा नो, तो इसमें एक्सेप्शन क्या बना? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। इफ दैट इज नॉट अवेलेबल देन आप तीर घुमा के इंडिया में ले आना, मेरे वाले केस में लोकेशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप यहां पे इंडिया में जो गुड्स बुला रहे हो दैट इज फॉर 3 पर्पसेस, वन ऑफ द 3, रिपेयर, ट्रीटमेंट, प्रोसेस। तो यहां पे ट्रीटमेंट या जो प्रोसेस है ये जॉब वर्क भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड ऐड करा गया था। उसका रिपेयर कर रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, लेकिन सर आप इंडिया में यूज नहीं कर रहे, यूज कर भी रहे हो तो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग की सब सही है ना, लेकिन मेन जो ये आप उसको बाहर भिजवा दोगे, बाहर ही यूज होने वाला है। ठीक है, चलो सेकंड, अब ये सेकंड में यहां से सेकंड की बात कर रहा हूं, ये दो एक्सेप्शंस खत्म हो चुके हैं। पर्सनलाइज सर्विसेज, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल मेकअप वगैरह हो गया, तो सर्विसेज सप्लाइड टू इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेड ईदर एज रेसिपिएंट और पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट, अगेन व्हिच रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द इंडिविजुअल। ऊपर था फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द गुड्स। सर इसका एग्जांपल क्या हुआ? पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट। फॉर एग्जांपल मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेकअप सर्विस का मॉडलिंग शो के लिए विद द एजेंसी। अब यहाँ पे एक्चुअल में जो मेकअप करूंगा वो एजेंसी पे नहीं करूंगा, उनके जो भी मॉडल्स होंगे उन पे करूंगा, तो दैट इज द पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट एंड रेसिपिएंट इज द एजेंसी। इसके और एग्जांपल्स हो सकते हैं, सर्जरी हो गया, सिक्योरिटी हो गया। इस केस में क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। दिस वाज माय सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 4, ये उससे पहले एक छोटी सी बात सुन लो। अनपॉलिश डायमंड्स को इंडिया में लाया जाता है टेम्पररीली, वहां पे उसका इंडिया में बुला के उसको कटिंग और उसके ऊपर पॉलिशिंग एक्टिविटी होती है और उसके बाद ये दोबारा बाहर भेज दिए जाते हैं विदाउट एनी यूज इन इंडिया। तो इसमें द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमिन्ड एज पर सबसेक्शन 2, ना कि परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। क्योंकि काइंड ऑफ आप बोलोगे कि या ये लग सकता है परफॉर्मेंस बेस्ड में, बट ये क्लैरिफाई करा गया था बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, उस पर मेरे को सबसेक्शन 2 लगाना पड़ेगा, फिर वहां पे डिपेंड करेगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल है या नहीं। सबसेक्शन 4, इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज, दिस इज एग्जैक्टली लाइक सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12। प्लीज सबसेक्शन लर्न कर लेना। कई बच्चे बोलेंगे सर सेक्शन से नंबर नहीं मिलते, देखो नंबर से ज्यादा ना एक कन्विक्शन आता है लिखते वक्त, कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो 12.3 जैसा था, यहाँ पे 13.4 वैसा ही है। द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन और इंटेंडेड लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब 13.5 जैसा 12.6 और 12.7 था, एडमिशन टू द इवेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, वहां पे क्लब कर दिया। एडमिशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट एंड एनी अदर एंसिलरी सर्विसेज, इवेंट किसी भी प्रकार का हो, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। कुछ दिमाग नहीं लगाना, B2B B2C कुछ नहीं, जहां पे हेल्ड हुआ है वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अब 13.6 जो है और 13.7 जो है ये हमारे 3, 4, 5 के रिस्पेक्ट में। 13.3 क्या पड़ा? परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। 13.4 क्या पड़ा? इमूवेबल प्रॉपर्टी। और 13.5 क्या पड़ा? इवेंट। अब सपोज कल को इन तीनों में से कोई भी सबसेक्शन मोर देन 1 टेरिटरी में हुआ,
सर मोर देन वन टेरिटरी मतलब लेट्स से द 3, 4, 5 में से कोई भी इट वाज हेल्ड इन इंडिया, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर, तो उस केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे? उस केस में पूरे के पूरे अमाउंट का प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया माना जाएगा, चाहे उसका 0.1% ही पार्ट इंडिया में क्यों परफॉर्म ना हुआ। ठीक है, अब इसको पढ़ो 13.6 इफ एनी ऑफ द सर्विसेज ऑफ सबसेक्शन 3 परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, सबसेक्शन 4 इमेबल प्रॉपर्टी एंड सबसेक्शन 5 इवेंट ऑर्गेनाइजेशन प्लस एडमिशन, इफ इट इज सप्लाइड इन मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब इंडिया और इंडिया के साथ आपने कोई यूएस सिंगापुर भी कर दिया तो उसका पूरा का पूरा द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कंसिडर्ड एज द लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी दैट इज इन इंडिया। सर लेकिन वो तो ये एग्जांपल नहीं बनता कि जैसे इंडिया में दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, वो आपका सबसेक्शन 7 में बनेगा, तो गलती मत करना पेपर में सबसेक्शन कौन सा लगा रहे हो। सबसेक्शन 7 इज नाउ वही 3, 4, 5 सप्लाइड इन मोर देन वन स्टेट। तो पहली लाइन तो हमारी क्लियर है, whatever the contract agreement says, but if it is silent या it is absent नहीं लिखा उसके ऊपर, तो हम लगाएंगे परफॉर्मेंस बेस के लिए सबसेक्शन 3, प्रॉपर्टी के लिए सबसेक्शन 4 और इवेंट्स के लिए सबसेक्शन 5, क्योंकि मैं इन्हीं 3 सबसेक्शन की बात कर रहा हूं। पहले इन दोनों को कवर कर लेते हैं। प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने बोला आप रूल नंबर 8 लगाओ, और एक बात बताओ, रूल नंबर 8 कुछ भी नहीं है, इट इज सेम एज रूल नंबर 4 विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन सबसेक्शन 3। सर याद नहीं आ रहा सबसेक्शन 3 में, अरे वही सिंगल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन दैट 2 स्टेट्स, इफ इट इज नॉट अ सिंगल प्रॉपर्टी तो वो नंबर ऑफ नाइट स्टे, और थर्ड कौन सा पढ़ा था, हाउस बोट वगैरह के केस में इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम स्पेंड, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द डिक्लेरेशन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। तो वो सेम बात यहाँ पे रूल 8 में लिखी गई है। Rule number 9 with respect to event, again rule number 9 does not say anything special, it repeats what we have already studied in rule 5 in 12 subsection 7 जो हमने इवेंट वाले में पढ़ा था सेक्शन 12 में। तो वो कहता है गैप के हिसाब से डिवाइड करो, ये आपको जरूर याद रखना है। परफॉर्मेंस बेस्ड वाले को कैसे डिवाइड करना है, क्योंकि वो सेक्शन 12 में कभी नहीं आया। में 3 केसेस बनते हैं, जो आप परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस दे रहे हो वो या तो आप गुड्स के रिस्पेक्ट में दोगे, और यू विल बी गिविंग विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज टू इंडिविजुअल। गुड्स के रिस्पेक्ट में अगर गुड्स सेम है तो आप उसको डिवाइड करो इक्वली। फॉर एग्जांपल एक ही मशीन है, दिल्ली में भी सर्विस हो रही है परफॉर्मेंस बेस्ड तरीके से और यूपी में भी हो रही है, तो 1:1 हो जाएगा। 2 लाख रुपए दिए, 1 लाख दिल्ली, 1 लाख यूपी। बट इफ इट इज डिफरेंट गुड्स, फॉर एग्जांपल कार सर्विसिंग, आपके मटेरियल में एग्जांपल दिया कार सर्विसिंग, और एक है BMW और एक है मारुति, ठीक है, कोई भी गाड़ी ले लो, उसकी ऑल्टो ले लो, BMW 7 सीरीज ले लो, कोई भी, तो 2 अलग अलग गुड्स हो जाएंगे ना। तो इस केस में मुझे डिवाइड करना है उस अमाउंट को उन 2 स्टेट्स में ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स। BMW की वैल्यू होगी 2 करोड़, मारुति अल्टो की गाड़ी की वैल्यू होगी 8 लाख, तो 2 करोड़ इस 8 लाख में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। BMW यूपी में सर्विस हुई तो यूपी के प्लेस ऑफ सप्लाई उतना बन जाएगा, बचे हुए का जो भी जहां पे भी मारुति मैंने सर्विसिंग कराई। आई होप यू आर एबल टू गेट इट। और सर इंडिविजुअल्स के केस में गैप, तो वो गैप क्या होता है सर, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, सम रेशियो विल बी गिवन, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ू। 13 सबसेक्शन 8, यहाँ पे 3 चीजों की बात होती है। क्या 3 चीजों की बात होती है, उससे पहले सुन लो कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। और सर क्या 3 चीजें की बात हो रही है, पहला सर्विसेज बाय बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी टू इट्स अकाउंट होल्डर। तो एक बैंक अपने अकाउंट होल्डर को जो सर्विस दे रही है और उसमें से एक इंसान आउट ऑफ इंडिया है, तभी मैं सेक्शन 13(8) की बात कर रहा हूं। तो द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ सप्लाई। सर अकाउंट होल्डर कैन बी एनआरई होल्डर और एनआरओ अकाउंट होल्डर, कोई भी चलेगा, ठीक है। इंटरमीडियरी सर्विसेज बीच के अंदर कवर्ड है। इंटरमीडियरी क्या होता है, बीच की पार्टी, सप्लायर और रेसिपिएंट को एक्चुअल में जोड़ के दे रहा है। तो जो इंटरमीडियरी अपना बिल चार्ज करेगा उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, उसका खुद का। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और तीसरा, इसमें थोड़े एमसीक्यूज बनने के चांस है, तो ध्यान से सुनना। सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, गाड़ी रेंट पे देना, इंक्लूडिंग यॉट। यॉट थोड़े लग्जरी वेसल्स होते हैं, ठीक है, वहां पे पार्टी वो होते हैं ना, बड़े बड़े लोग शैंपेन कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, ये सारी चीजें यॉट पे होती है। बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट और वेसल। वेसल टेक्निकली अलग है, वो बड़ी बड़ी शिप्स, यॉट लग्जरी वो होते हैं, लग्जरी बोट्स। तो वेसल्स और एयरक्राफ्ट को आप एक्सक्लूड करना है। और जो आप यॉट और अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जांपल कार, ट्रक ले रहे हो, वो भी तभी इंक्लूड करना है यहाँ पे व्हेन इट इज अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। सर जो यहाँ पे नहीं आएगा उसको कहां भेजेंगे, उसको भेजेंगे सबसेक्शन 2 डिफॉल्ट प्रोविजन में। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट किसी टाइम होता था अलग से, वो एक्सक्लूड करा गया, तो आपको लगाना है 13(2). पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और सर्विसेज ऑन बोर्ड, ये एग्जैक्टली सेम है जैसा 12 में पढ़ा था। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वेयर द प्लेस वेयर the passenger embarks on the conveyance for a continuous journey।
अब सर वहां पे तो B2B भी था, हाँ तो वो 13 में नहीं होगा ना। सिमिलरली सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेंस फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर। अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ एक बहुत ही प्यारा सा सबसेक्शन ओइडर सर्विस का। सर ओइडर होता क्या है? देखो ओइडर सर्विस वो सारी सर्विसेज है जो आईटी के बिना नहीं दी जा सकती। आईटी का यूज होता है, इंटरनेट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लासेस देना, आप यूट्यूब और लैपटॉप और इंटरनेट के बिना ये क्लासेस और रिविजन लेक्चर्स नहीं देख सकते, बराबर। तो दिस इज माई ओइडर सर्विस। अब उस केस में लेट्स से सप्लायर आउटसाइड इंडिया है और मैं इन इंडिया हूँ, ओके। तो उस केस में यहाँ पे ये सबसेक्शन 13 सबसेक्शन 12 आके क्या कहता है? द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट provided 2 out of the following 7 to 8 conditions are fulfilled. So what I am saying, place of supply will be the location of the recipient provided 2 of any of the following conditions, non contradictory conditions। मतलब आप इसमें से जो दो कंडीशंस उठाओगे वो ऐसा ना हो जाए कि वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, कि एक बोल रहा है यहाँ पे दिल्ली का नंबर है, अभी मैं आपको बताऊंगा वो दिल्ली का लैंडलाइन है, और एक कुछ और ही कह रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, बट इनमें से कोई भी दो सेटिस्फाई करा देना। बिकॉज देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना, ओइडर वाले में प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करना इतना इजी नहीं है, बिकॉज आईटी के थ्रू काम हो रहा है और आईटी में देयर इज नो फिजिकल बैरियर, ओके। तो क्या कंडीशन है आप देख लो। लोकेशन ऑफ एड्रेस प्रेजेंटेड बाय द रेसिपिएंट इज इन टैक्सेबल टेरिटरी, मैंने एड्रेस इंडिया का दिया। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल्स वो इंडिया में इशू हुआ है, जैसे मेरे बैंक ने इंडिया में मुझे अपना वीजा का कार्ड दिया होगा। बिलिंग एड्रेस जो मैंने दिया वो इंडिया का होना चाहिए, इसमें से कोई भी दो। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस मेरा इंडिया का होना चाहिए, जो आप यूज करते हो इंटरनेट उसका प्रोटोकॉल एड्रेस कैप्चर किया जाता है। बैंक ऑफ द रेसिपिएंट जो कि यूज हो रहा है फॉर द पेमेंट, लेट्स से आई गो फॉर नेट बैंकिंग, तो वो भी इंडिया का ट्रेस हो जाएगा। कंट्री कोड ऑफ द सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड, दिस इज आप उसको एक नंबर की तरह समझ लो, +91 मैंने नंबर दिया है अपना, तो ये शोज कि मेरा इंडियन नंबर है। एंड लोकेशन ऑफ द फिक्स लैंडलाइन, आज के इसमें इतना ये शायद यूज ना हो, बट ठीक है, थ्रू विच द सर्विसेज आर रिसीव। तो सपोज मेरा ऐसा आया कि मेरा कार्ड इंडिया का आ गया, मेरा कार्ड इंडिया का आ गया, एंड मेरा लैंडलाइन नंबर का वो प्लस मोबाइल नंबर 91 आ गया, तो दिस टू फैक्टर्स आर सेटिस्फाइड, तो मेरा इंडिया में हूं, तो इंडिया विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक नोटिफाइड सर्विसेज है, इसको आप अभी ज्यादा ना पढ़ोगे तो चल जाएगा। दिस इज नॉट अ वेरी अ वेरी डिटेल्ड थिंग। ये बस बताता है कि कुछ जगह पे नॉन टैक्सेशन या फिर डबल टैक्सेशन प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट बोल सकता है दैट द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द सर्विस इज एंजॉयड। तो इसमें तीन बातें कर रखी है। फार्मा सेक्टर के रिस्पेक्ट में R&D, B2B MRO सर्विसेज, ये क्या होते हैं? मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल। और ये B2B MRO ऑफ व्हाट? वेसल, एयरक्राफ्ट, कुछ भी हो सकता है, वेसल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, उसके इंजन पार्ट्स हो गए। तो यहाँ पे सब जगह इन्होंने बोला है इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। बस इससे ज्यादा अभी इसकी डिटेल में मत जाना रिवीजन लेक्चर में। चलो अब आपके सामने मैं दो क्लैरिफिकेशंस लेके आ रहा हूँ, बहुत सिंपल है, सुन लो। कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोर्ट्स टू क्लाइंट, जैसे अडानी पोर्ट है, ठीक है, वो अपने क्लाइंट्स को बहुत सारी सर्विसेज देता है, उसके अंदर वेगन्स वगैरह होते हैं ना बड़े बड़े, जो लगते हैं इमेबल प्रॉपर्टी जैसा ही है, ये इमेबल प्रॉपर्टी जैसा टेक्निकल वर्ड है वेगन, आप उसके डिटेल में मत जाओ, बट समझ लो ये इमेबल प्रॉपर्टी जैसे ही होती है, तो उसके भी कुछ सर्विसेज दिए जाते हैं। तो डाउट आया कि व्हेन ये इमेबल प्रॉपर्टी जैसा है तो हम इसके अंदर सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 लगाए या इसके अंदर कुछ और लगाना है, तो लॉ ने क्लैरिफाई किया आपको 13(4) नहीं लगाना, दिस इज अ कार्गो हैंडलिंग सर्विस ओनली। इसके अंदर क्लैरिफाई किया कि दिस इज अ कार्गो हैंडलिंग सर्विस ओनली, ठीक है। सो दिस इज नथिंग न्यू, दिस इज कार्गो हैंडलिंग, ये एंसिलरी टू कार्गो हैंडलिंग है, तो उसको अलग से आपको 13(4) नहीं लगाना, आपको 13(2) ही लगाना पड़ेगा, दैट इज द डिफॉल्ट। व्हाई? बिकॉज कार्गो हैंडलिंग इज नॉट कवर्ड अंडर एनी ऑफ द सबसेक्शन, ठीक है। अब एक इन्होंने एक बड़ा सा मैंने ये चार्ट दिया था क्लास में, तो हम सर एक एक लाइन पढ़ते हैं, अभी मैं आपको लेकिन प्यार से समझा दूंगा, बहुत ही शॉर्ट मैनर में आपको समझ में आ जाएगा। ये ESDM इंडस्ट्री क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। आप सिर्फ सुनते जाना, आपको बात पकड़ना आना चाहिए, फिर आप पेपर में लिख पाओगे। देखो एक ये है फॉरेन कस्टमर, इंडिया में एक ESDM कंपनी आप समझ लो, लेट्स से विप्रो, आई डोंट नो वेदर इट इज एक्चुअली इनटू दिस बिजनेस और नॉट, बट लेट्स से फॉर द सेक ऑफ द डिस्कशन लेट्स कंसीडर इट। फॉरेन कस्टमर क्या करता है? विप्रो को IP ब्लॉक्स देता है, रीयूजेबल यूनिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर लॉजिक देता है, एंड डिजाइन लेआउट्स देता है, दैट कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म न्यूअर डिजाइंस। इससे ना इनको फाइनल न्यू डिजाइंस चाहिए, जो विप्रो का काम है। तो ये काइंड ऑफ रॉ मटेरियल है, IP ब्लॉक्स देना, डिजाइन देना, और ये उसको फाइनल एक प्रोडक्ट बना के देगा। So this company will be engaged in the process of developing software and designing the integrated circuits electronically. ये जब बन जाएगा तो ये उसको फॉरेन कस्टमर को या तो दे देगा, या तो इस फॉरेन कस्टमर का जो मैन्युफैक्चरर है लेट्स से चाइना में, ये उसको दे देगा। विप्रो ने काम खत्म करके दे दिया, अब उसके आगे मैन्युफैक्चरिंग होनी है, तो या तो ये कस्टमर को वापस दे देगा या तो ये मैन्युफैक्चरर को दे देगा। मैन्युफैक्चरर को क्या बोला जाएगा कि आप इसमें से ना पहले सैंपल यूनिट बनाओ,
आप इसमें से एक सैंपल यूनिट बनाओ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप लेट से ये जो कंपनीज ऑपरेट कर रही होगी ये लेट से ऑपरेट कर रही है 1 मिलियन यूनिट्स पे, 1 मिलियन यूनिट्स एक साथ नहीं बनाए जाएंगे, पहले सैंपल यूनिट्स बनाए जाएंगे। अब ये फॉरेन कस्टमर क्या बोलेगा कि ये सैंपल यूनिट आप विप्रो को एक बार सेंड करो, लेट देम वेरीफाई कि उन्होंने जो हमें आईपी का वो ब्लॉक और वो जो इंटीग्रेटेड सर्किट बना के दिया है वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। जब ये ओके दे देगा, जब ये ओके दे देगा तब हम इसका फाइनल प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। सवाल ये उठा कि जब इसने इसको टेस्टिंग सर्विस दी तो क्या ये टेस्टिंग सर्विस को सेपरेटली इवैल्यूएट करना है? क्वेश्चन ये उठा कि जब इन्होंने व्हाट डू यू से दिस टेस्टिंग सर्विस दी तो इसको अलग से इवैल्यूएट करना है क्या? मतलब अलग से इसको टेस्टिंग सर्विस को अलग से एनालाइज करना पड़ेगा क्या? बिकॉज अगर आप इसको अलग से करोगे, सेपरेटली करोगे, तो वहां पे लग जाएगा सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3। और अगर आप उसको अलग से नहीं करोगे सो दिस विल बी अ पार्ट ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई। क्यों? क्योंकि द मेन सर्विस, द मेन वर्क was developing this integrated circuits and this testing। मुझे एक बात बताओ, विप्रो ने टेस्टिंग सर्विस अलग से देनी थी क्या? नहीं, मेन तो काम था सर ये जिसके लिए एंगेज करा गया है, मेन तो काम था ये जिसके लिए एंगेज करा गया है, द इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाने का, उसके अंदर टेस्टिंग साइड से आ गया। So this is a two supply in which the principal component or the predominant element happens to be this integrated circuit। बात समझ में आ रही है? तो ये क्लैरिफाई करा गया कि टेस्टिंग अलग से नहीं दे रहे, अब ये कॉम्पोजिट सप्लाई है और ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाना ये कोई अलग से किसी सबसेक्शन में कवर नहीं है, तो आप डिफॉल्ट प्रोविजन लगाओ, डोंट इवैल्यूएट द टेस्टिंग सर्विस सेपरेटली। बस आपको यही बात समझ में इसके अंदर आनी चाहिए। मैं आपको मेन पार्ट फिर भी रीड करा देता हूं। द सर्विस प्रोवाइडर इज नॉट एंगेज, नॉट इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अलोन, द एंटायर एक्टिविटी नीड्स टू बी व्यूड एज वन सप्लाई, एज वन सप्लाई। Which section will apply? 13(2) because this integrated testing वगैरह बनाना ये किसी स्पेसिफिक सबसेक्शन में कवर नहीं है, so you will apply section number 13 subsection 2, okay, and the place of supply will be the location of recipient। आप 13(3)(a) मत लगाना। 13(3)(a) में क्या पढ़ा था? जल्दी बताओ, 13(3)(a) में क्या पढ़ा था? परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। तो वो टेस्टिंग और परफॉर्मेंस बेस्ड वाला आपको दिमाग नहीं लगाना, ये कॉम्पोजिट सप्लाई में कवर कर लिया जाएगा। ओके, लेट्स प्रोसीड। इन सेक्शन नंबर 13(8) वी यूज द वर्ड इंटरमीडियरी। कभी कभार यहाँ पे डाउट आ जाता है सर इंटरमीडियरी हम पहचान नहीं पाते। इंटरमीडियरी का डेफिनेशन भी दिया है, हालांकि उसके अंदर बहुत टेक्निकल पॉइंट नहीं है। इन अ लेमन सेंस यू अंडरस्टैंड दैट इज एन एजेंट, काइंड ऑफ एन एजेंट, एक बीच का जो आदमी होता है जो मिलवाता है एक बायर को और एक सेलर को। ओके, सो 13 प्रॉब्लम क्या होता है, इंटरमीडियरी नहीं पहचानोगे तो 13(8) गलत हो जाएगा। 13(8) क्या पढ़ा था? अभी जो हमने पढ़ा, जहाँ पे हमने 3 चीजें पढ़ी, बैंक, इंटरमीडियरी एंड हायरिंग द मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनता है? द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे कुछ बातें दे रखी है, देखो, टू अंडरस्टैंड इंटरमीडियरी कैसे पकड़ना है। इट विल कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 3 पार्टीज, है ना, 2 मेन पार्टीज रहेंगे और एक आपका इंटरमीडियरी रहेगा। 2 डिस्टिंक्ट सप्लाईज, एक मेन सप्लाई हो रही होगी और एक इंटरमीडियरी अपनी सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा होगा जिसमें वो दोनों को मिला रहा है। और उसमें से एक जो है इंटरमीडियरी की, दैट इज एंसिलियरी। द मेन ट्रांजैक्शन इज बिटवीन द बायर एंड सेलर। इट शुड नॉट बी ऑन ओन अकाउंट। इंटरमीडियरी अपने बलबूते अपने नाम पे कुछ नहीं दे रहा। आपने थोड़ा सा वो इनवॉइस टेस्ट भी अगर याद आ रहा होगा तो उसमें भी हमने यही पढ़ा था, खुद का नाम आते ही फिर वो सप्लाई बन जाता था। ओके, सो इट शुड नॉट बी ऑन ओन अकाउंट एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज नॉट एन इंटरमीडियरी। अब सर ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है, थोड़ा सा ना हमें ये बता दो। देखो, ये है रमेश, ये है सुरेश और ये है भवेश। क्या नाम ले रहे हो, अभी क्या करें, अभी अब जो आ रहा है वो लेना पड़ेगा। सुनो मेरी बात। रमेश ने सुरेश को बोला कि आपको हमारे 15 एसीज का सर्विसिंग करना है, बराबर। सुरेश ने कहा ठीक है, यस। उसके बाद सुरेश ने सब कॉन्ट्रैक्ट किया भावेश को कि मैं 15 नहीं कर पाऊंगा, 5 तू कर ले। ठीक है, मना तो नहीं करना होता क्लाइंट को, तो ले तो लिया काम, लेकिन जमने नहीं वाला था, तो 5 की सब कॉन्ट्रैक्टिंग आगे दे दी। मुझे एक बात बताओ, सिर्फ इतना, क्या भवेश किसी के लिए इंटरमीडियरी है क्या? क्योंकि हो तो इसमें भी 2 सप्लाईज रही है तो इसमें भी 3 पार्टीज, लेकिन ऐसे रट के थोड़ी ना जाना है, दिमाग लगाओ ना थोड़ा। सर ये कोई इंटरमीडियरी है क्या? आंसर इज नो, ही इज नॉट एन इंटरमीडियरी। भावेश अपने अकाउंट पे काम कर रहा है, भावेश किसी का एजेंट नहीं है। भावेश और सुरेश के बीच में भी प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल काम किया जा रहा है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे काम किया जा रहा है। तो आई थिंक यू नो दैट सब कॉन्ट्रैक्टर is not a intermediary service, he is also providing main supply।
आगे एक क्लैरिफिकेशन आया विद रिस्पेक्ट टू एडवर्टाइजिंग सेक्टर, आप ध्यान से सुनना। ये एक वेंडर, लेट्स से बर्गर किंग इज अ क्लाइंट, और ये है व्हाइट रिवर मीडिया जो कि एडवर्टाइजिंग देती है। बर्गर किंग ने व्हाइट रिवर मीडिया, एक बड़ी कंपनी है मुंबई में, आपको पता होगा शायद, इस कंपनी को बोला कि हमें अपने होर्डिंग्स वगैरह लगवाने, आप डिजाइन करो और लगवाओ। आगे व्हाइट रिवर मीडिया चला गया वेंडर के पास। वेंडर के पास मतलब बर्गर किंग के ऐड तो लगेंगे, बट किसके ऊपर लगेंगे? वो होर्डिंग्स का कोई ओनर होगा ना, तो उसके साथ भी तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देर आर टू काइंड ऑफ सप्लाईज, वन बिटवीन वेंडर एंड एडवर्टाइजिंग एंड वन बिटवीन एडवर्टाइजिंग कंपनी एंड क्लाइंट। तो एडवर्टाइजिंग और क्लाइंट के बीच में कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 या फिर 13(2) लग जाएगा, दैट इज द डिफॉल्ट प्रोविजन। बात आती है ये वेंडर और एडवर्टाइजिंग कंपनी, इस केस में इनके बीच में कौन सा वाला सेक्शन लगेगा? तो यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल है। केस नंबर 1, जब वेंडर बोलता है कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो होर्डिंग है, ये अब इसका कंट्रोल आपके पास है अगले 2 महीने के लिए, आप बस मुझे पैसे दे दो, यहाँ पे आप अपने बंदे लगवाओ, आप अपनी ऐड लगवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इफ दिस इज द केस, तो उस केस में क्या लगेगा? इमेबल प्रॉपर्टी वाला, बिकॉज होर्डिंग इज एन इमेबल प्रॉपर्टी। तो इमेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में सारा का सारा क्या लगता है? इधर सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 और 13 सब सेक्शन 4। सो सी, if it involves a supply of space or rights to use the space on holding or structure of billboards, then it will be a case of section 12 subsection 3 immutable property। बट कभी कभार क्या होता है, वेंडर बोलता है कि आपको इसका कंट्रोल नहीं दिया जाएगा, आप सिर्फ बताना यहाँ पे क्या लगाना है, हम लगवा देंगे, बस आपको कोई कंट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो उस केस में डिफॉल्ट प्रोविजंस ही रहेंगे, बिकॉज द वेंडर इन पोजेशन, द वेंडर इज इन द पोजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, एडवर्टाइजिंग कंपनी इज नॉट ऑक्यूपाइंग द स्पेस। व्हाइट रिवर मीडिया के पास उस एक्चुअल फिजिकल स्पेस का कंट्रोल नहीं होता है। अब मेन हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म हो चुका है, सेक्शन 12 हो गया, 13 हो गया, 10, 11 गुड्स के भी हो गए। ओके, तो अब बचे हुए कुछ 7, 8, 9 और एक ऑनलाइन गेमिंग मनी का सेक्शन था, उसको क्विकली कवर कर लेते हैं। अब देखो, एक होता है इंटर स्टेट सप्लाई, एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर होता है सेक्शन 7, इंट्रा होता है सेक्शन नंबर 8। ठीक है, जब आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई किसी एक स्टेट में या किसी एक यूनियन टेरिटरी में हो जाता है तो उसको बोलते हैं इंट्रा, अदरवाइज इंटर। तो फटाफट से देख लो, पहले इंटर देखते हैं। इंटर मींस द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, नॉट रेसिपिएंट। सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन 2 स्टेट्स, 2 यूटीज और 1 स्टेट एंड 1 यूटी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सारी बातें क्या होती है? इंटर। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बताया था, गुड सर्विसेज में कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो इंटर नेचर में आता है। एंड एक और चीज क्लैरिफाई करा गया, यहाँ पे 3 चीजों को इंटर बोला गया। क्या? सप्लायर इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, वो तो ऑब्वियस ही बात है। एससीजेड डेवलपर और यूनिट, सुनो, एससीजेड डेवलपर या यूनिट, एक होते हैं डेवलपर और एक होता है उसने जो डेवलप किया उसके अंदर यूनिट। अगर ये दोनों कहीं पे भी इन्वॉल्व हो जाए तो वो इंटर बन जाता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एससीजेड को इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से समझ लो, ये भी देख लो। टैक्स पर्पस के लिए एससीजेड को हमेशा आउटसाइड इंडिया माना जाता है, इसीलिए जब भी कोई एससीजेड डेवलपर या यूनिट इन्वॉल्व हो जाएगा ना तो उसको हम इंटर बना देंगे। ठीक है, और ये एक रेसिडुअल क्लॉज कि कोई भी चीज जो इंट्रा या कहीं और कवर नहीं हो पाई उसको हम इंटर बना देंगे। क्यों? क्योंकि इंटर का इंटरस्टेट सप्लाई जो होती है उसके ऊपर कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। एक एग्जांपल देखो, यूपी में नोएडा में एक मेरा यूनिट है जो कि एससीजेड में है, और एक यूपी में लखनऊ में मेरा यूनिट है जो कि आउटसाइड एससीजेड है। अब इन दोनों यूनिट्स ने आपस में ट्रांजैक्शन किया तो वो इंटर बनेगा या इंट्रा? वो बनेगा इंटर। क्यों? मैंने बोला आपको एससीजेड का इन्वॉल्वमेंट होते ही वो इंटर बन जाता है। हालांकि वो यूपी के अंदर ही है, लेकिन यूपी के अंदर एक एससीजेड के अंदर है, एक आउटसाइड एससीजेड है। आई थिंक बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। इंट्रा क्या होगा? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट्स और सेम यूनियन टेरिटरीज। तो ये तो क्लियर है, एक स्टेट में होगा तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा, यूटी होगा तो एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी लग जाएगा, सॉरी सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी लग जाएगा। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर में ध्यान रखना, उनको स्टेट माना जाता है। टूरिस्ट को अगर आप कुछ भी सप्लाई करते हो कहीं पे भी कैसे भी, तो वो हमेशा इंटर माना जाता है। टूरिस्ट मतलब एक बाहर का इंसान इंडिया में आ रहा है, नॉट मोर देन 6 months फॉर लेजिटिमेट purposes, he is not seeking any citizenship, okay, so that is a non immigrant purpose। इसके रिस्पेक्ट में बस इतना ही आपको करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये एक छोटी सी बात समझना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसका रेफरेंस आने वाला है एक्सपोर्ट के डेफिनेशन में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जब मैं आपको डेफिनेशन कराऊंगा अभी, उसके अंदर उसका रेफरेंस आने वाला है। ठीक है, एक्सपोर्ट में खासकर। एस्टेब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, उसको माना जाएगा कि अलग अलग लोगों के ऑफिस है या अलग अलग लोगों के यूनिट है। कब? जब एक एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में और एक आउटसाइड इंडिया। सेकंड, एक एस्टेब्लिशमेंट एक स्टेट में, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट किसी और स्टेट में। तीसरा, एक स्टेट में 2 रजिस्टर्ड यूनिट है। सर ये क्या ये 25(4) है? नहीं, 25(4) तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन था, ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन बोल रहा हूँ। ठीक है, इसका रेफरेंस आता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में। तो पहले मैं आपको वही क्विकली बता देता हूँ, वो डेफिनेशंस कवर कर लेते हैं। देखो,
गुड्स के रिस्पेक्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सर्विस के केस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट। गुड्स में कुछ नहीं ज्यादा समझना क्योंकि फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब टेकिंग गुड्स आउटसाइड इंडिया, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया। इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पूछेंगे भी नहीं। सर्विस के केस में पहले हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस पढ़ लेते हैं। देखो खुद दिमाग लगाते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होगा, बाहर से इंडिया में लिया तो रेसिपिएंट इन इंडिया, सप्लायर आउटसाइड इंडिया और प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया। क्या बोला, रेसिपिएंट इन इंडिया मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, सप्लायर आउटसाइड इंडिया मैं इंपोर्ट बाहर वाले से कर रहा हूं, प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया। देखो सप्लायर आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया। तो अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मींस डेफिनेशन है मतलब एग्जॉस्टिव। सर लेकिन सवाल जो टेस्ट करेगा ना आपको वो इस पे करेगा। 5 एसेंशियल कंडीशन। स्टार्ट करें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। सर ऐसा क्यों इसके अंदर 5? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में ना बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो जीएसटी डिपार्टमेंट आपको देता है, ठीक है। तो बेनिफिट्स देने से पहले विद ग्रेट बेनिफिट्स कम्स ग्रेट कंडीशंस। हाँ तो इसमें हम आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली कंडीशंस भी लगाएंगे। पहला, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है, मैं इंडिया में हूंगा, मैं हूं सप्लायर, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो सप्लायर इज इन इंडिया, रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया क्योंकि मैं उसको सर्विस दे रहा हूं, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, मैं सप्लायर इन इंडिया, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, मैंने एक्सपोर्ट किया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। दो और कंडीशन, इट शुड नॉट बी एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ सेम पर्सन। एक मेरा यूनिट है, बाहर वाला भी मेरा यूनिट है, ये तो आप गवर्नमेंट को पागल बनाने के चक्कर में हो तो वो नहीं चलेगा। फोर कंडीशंस क्लियर है। फिफ्थ कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया में जो अब उसका पेमेंट आएगा ना दैट शुड बी कमिंग इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और आईएनआर वेरेवर परमिटेड बाय आरबीआई। ये परमिट कहाँ किया गया है, या नेपाल भूटान में परमिट किया गया जहाँ पे फ्रेंडली कंट्रीज है हमारी। बात समझ में आई? तो ये 4 कंडीशंस भी आपको क्लियर है। चलो अब सेक्शन 9 क्या कहता है, सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर्स इज इट अ पार्ट ऑफ इंडिया? एब्सोल्युटली यस। अब सपोज ये है पानी, कैसे बनाए इसको, यहीं पे बना दूं क्या, ये है पानी, ठीक है, यहां पे मैंने सप्लाई दी है, यहां इस सप्लाई से अब ये पॉइंट से सपोज 6 किलोमीटर पे है स्टेट ए और 15 किलोमीटर पे है स्टेट बी। तो इसकी सप्लाई कौन सी स्टेट में मानी जाएगी? देखो ये यहाँ पे तो कोई स्टेट ही नहीं है ना, आई नीड टू फिक्स अ स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए, उस स्टेट की गवर्नमेंट को फायदा मिलने वाला है। तो जो नियरेस्ट होगा उस स्टेट ए को हम यहाँ पे सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई बना देंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जो भी नियरेस्ट पॉइंट होगा वहां पे डीमिंग प्रोविजन लग जाएगा कि वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है। अब सेक्शन 14 पढ़ते हैं, दैट इज ऑफ ऑनलाइन गेमिंग मनी, और सिमिलर बातें आई है ओइडार सर्विसेज के रिस्पेक्ट में टू अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। तो सुनना जरा क्या हो रहा है। ऑनलाइन गेमिंग मनी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा है। इज इट अ गुड्स? यस इट इज अ गुड्स। क्या ये आईजीएसटी पे जाता है? आईजीएसटी आई मीन ये कस्टम्स एक्ट के पास जाता है? नो, बिकॉज इट इज अ इंटेंजिबल गुड्स। तो ये आईजीएसटी इसके ऊपर लगेगा और हमारे एक्ट के अंदर ही लगेगा। तो चैप्टर 2 में पढ़ा था कि गुड्स के इंपोर्ट का सारा मैटर इज हैंडेड ओवर टू द कस्टम्स लॉ, वो यहाँ पे नहीं लगता। अब स्टार्ट करते हैं। अब सप्लायर ऑफ ऑनलाइन गेमिंग मनी जो कि आउटसाइड इंडिया है, ये सेक्शन आया उनके लिए जो बाहर से सप्लाई कर रहे हैं। इंडिया में कर रहे हैं वो तो जीएसटी कंप्लाई करेंगे, ये जो बाहर से सप्लाई कर रहे हैं उनको बोला जाएगा कि तुम इंडिया में आके इसके ऊपर आईजीएसटी पे करने का, कि ये इंटर स्टेट सप्लाई, तुम बाहर हो। उसके लिए अब देखो इंडिया में रजिस्ट्रेशन होती है स्टेट वाइज, ठीक है। तो अब सपोज उसका सप्लाई 4 स्टेट्स में जा रहा है, वो कह रहा है एक तो मैं इंडिया आ रहा हूं तुम्हें पे करने के लिए, अब तुम मुझे क्या 4 स्टेट में रजिस्ट्रेशन दिलवाओगे? नहीं, इट विल बी अ सिंगल रजिस्ट्रेशन अंडर सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम। नेक्स्ट, वो कह रहा है सर अगर मैं नहीं हूं, मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव है, उस वो रजिस्टर करके आईजीएसटी पे करे तो चलेगा? चलेगा। लेकिन अगर तुम भी नहीं हो, तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो भाई तुम छोड़ नहीं सकते, तुम्हें या तो तुम्हें किसी ना किसी को इंडिया में अपॉइंट करना पड़ेगा फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड दैट पर्सन शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स। अब वो बंदा कह रहा है मैं नहीं हूं इंडिया में, मेरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और मैं किसी को अपॉइंट भी नहीं कर रहा, क्या कर लोगे? कर क्या लोगे? लॉ ने बोला भैया बहुत कुछ कर लेंगे, तेरा इन्फॉर्मेशन ब्लॉक कर देंगे फॉर पब्लिक एक्सेस। तू जो ऑनलाइन गेमिंग दे रहा है उसके रिस्पेक्ट में तेरा आईटी रिसोर्सेस है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉक हो जाएगी। और ये हमें आईटी एक्ट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है, उसको हम नॉट विद स्टैंडिंग ये कर सकते हैं क्योंकि तुम धीट बन रहे हो, तुम जीएसटी का पेमेंट नहीं कर रहे। तो वो जो भी इंफॉर्मेशन है तुम्हारी जनरेटेड, ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड, होस्टेड इन एनी कंप्यूटर रिसोर्स यूज्ड, दैट शैल बी ब्लॉक फॉर एक्सेस बाय द पब्लिक एज पर द आईजीएसटी एक्ट। इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है 69A में ऑफ द आईटी एक्ट कि आप ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, वो भी हम ओवरराइड कर देंगे, तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। सिमिलर बातें लिखी है ओइडार सर्विस के लिए। अब सर ये ओइडार सर्विस के लिए क्या है, जरा ध्यान से सुनना। ये है यूएस,
यहां से एक सप्लायर है जो कि ओइडार सर्विस दे रहा है, सपोज दे रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है। और सेकंड केस में सेम वो ओइडार सर्विस दे रहा है पिंकू को। पिंकू क्या है, एक नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। तो इस नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को जो ये ओइडार सर्विस ले रहा है, इसको बोला जाता है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, ये अनरजिस्टर्ड। अब देखो मैंने अभी यहां पे क्या बोला कि ये सिमिलर प्रोविजंस विल अप्लाई टू ओइडार सप्लायर टू एनटीओआर। इस वाले केस में जो जो ऊपर पढ़ा ना, ये सारी बात यहां पे लगेगी कि उसको इंडिया में आके आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। ये यहां पे क्यों नहीं बोला मैंने, फर्स्ट सॉरी सेकंड वाले में लगेगा, फर्स्ट वाले में क्यों नहीं बोला मैंने, सुनना मेरी बात ढंग से, लिंक करा रहा हूं। फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, when this OIDAR service is given to registered person, this will be a case of import of service, and import of service is covered under RCM, so this registered person will pay tax to the government. But if he is unregistered, can we expect this person to comply with GST requirements? Tell me, is it okay to assume and ask this unregistered person Mr. Pinku to get registered under GST and pay tax? No. तो इस केस में बोला, हम आरसीएम के अंदर भी हमने ये चीज पढ़ी थी इंपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर, कि वहां पे लिखा था एक्सेप्ट एनटीओआर। क्यों, क्योंकि अगर वो एनटीआर होगा तो आरसीएम नहीं लगाना, इसी को इंडिया में आना है, ही हैज टू कम टू इंडिया, ही हैज टू पे आईजीएसटी, गेट रजिस्टर्ड इन इंडिया, और उसको आईजीएसटी का पेमेंट खुद करना है अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसीलिए बोला यहाँ पे, अब दोबारा पढ़ो इस हेडिंग को, सिमिलर प्रोविजन अप्लाई फॉर ओइडार सप्लायर टू एनटीओआर। आपके दिमाग में यहाँ पे डाउट आ सकता है कि इफ नॉट एनटीओआर, इफ इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, देन उस केस में तो सर आरसीएम लग जाता है। उसको यहाँ पे सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम में सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना होगा। बात समझ में आ रही है? सो दिस वॉज द पोर्शन दैट वॉज देयर। अब आपके 5 सर्कुलर अमेंडमेंट में आए हैं, आपके 5 सर्कुलर ऐड हुए, बहुत ही इजी है, इसमें एक्चुअल कोई अमेंडमेंट नहीं है, दीज आर इंसर्शन, दीज आर एडिशंस। अब आपको लगेगा सर ये बैकग्राउंड अलग क्यों है? सी ये जो हमारा एसोसिएशन हुआ था सर के साथ, बीबी सर के साथ, बीबी वर्चुअल्स के साथ, उससे पहले हमने कुछ रिविजन लेक्चर्स, कुछ मैराथन्स, कुछ रिकॉर्ड करके रखे थे, एंड जो अमेंडेड वाला पोर्शन था वो मटेरियल आने तक हमने वेट किया था, तो वो मैं यहाँ पे ही आपको दूंगा, सो दैट इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर के लिए यू डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन पॉइंटर्स, हॉट्स वीडियो जो मैं बनाते हैं वो सब कुछ आपके लिए प्लान हो रहा है, और इस बार मैं एमसीक्यू सेशंस भी प्लान कर रहा हूँ, एवरीथिंग दैट विल बी डन ऑन द यूट्यूब, राइट। तो मैं उसके अंदर टाइम अभी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एंड वो आपको उसका मैं शेड्यूल वगैरह दे दूंगा, ओके। सो टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा। सो अभी हम जो 5 सर्कुलर ऐड हुए थे उसको क्विकली कवर कर लेते हैं, वेरी वेरी इजी, लेट्स स्टार्ट। क्लैरिफिकेशंस ऐड हुई थी। पहला, गुड्स आर सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, एंड जनरली ई कॉमर्स में क्या होता है, आप अपना एक बिलिंग एड्रेस देते हो और आप अपना एक डिलीवरी एड्रेस देते हो। देयर आर 2 एड्रेसेस अवेलेबल, एक होता है आपका बिलिंग एड्रेस और एक होता है आपका डिलीवरी एड्रेस। तो सर इसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए क्या लगाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मूवमेंट भी हो रहा है, मूवमेंट ऑफ गुड्स भी हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं हमारा ये ओटीसी सेल की तरह भी है। अब सर ओवर द काउंटर ट्रेडिशनली एक फिजिकल काउंटर माना जाता है, लेकिन ये भी तो एक काइंड ऑफ ओवर द काउंटर ही है, और यहाँ पे भी तो आप अनरजिस्टर्ड ही हो। तो लॉ ने क्लैरिफाई किया कि आप यहाँ पे लगाओगे सेक्शन नंबर 10(1)(c)(a), 10(1)(c)(a), जिसके अंदर आप देखते हो कि जो उसका स्टेट है जहां पे भी ये गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं, जहां पे ये गुड्स जाने वाले हैं, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड आई डोंट नीड टू रिपीट माई सेल्फ, स्टेट नेम इज सफिशिएंट, ठीक है। डिटेल्ड एड्रेस नहीं होगा, हालांकि ई कॉमर्स में रहेगा, बट एज पर द लॉ स्टेट नेम से भी अपना काम चल जाता है, राइट। सो इफ द गुड्स आर सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, जिसके अंदर बिलिंग एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम डिलीवरी एड्रेस, यू अप्लाई सेक्शन 10(1)(c)(a) एंड द फोकस इज ऑन डिलीवरी एड्रेस, क्योंकि ये गुड्स वहां जा रहे हैं। आपका बिलिंग का एड्रेस क्या है, आपका कोई परमानेंट होम किधर है, आई डू नॉट केयर। 10(1)(c)(a) का फोकस होता है कि ये गुड्स जा कहां रहे हैं, एंड द एसेंशियल कंडीशन इज द पर्सन शुड बी अनरजिस्टर्ड। अगर आपने ई कॉमर्स पे सेल करी और आपने करी रजिस्टर्ड को, तो वहां पे मैं 10(1)(c)(a) नहीं लगाऊंगा, वहां पे आपको बैलेंस मूवमेंट या कैसे है वो आपको देखना पड़ेगा गुड्स के केस में, करेक्ट। सो यू अप्लाई 10(1)(c)(a), एड्रेस ऑफ डिलीवरी एज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस शैल बी माय प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद सर एक क्वेश्चन आया आपका, एक इशू आया कि लेट्स से देयर इज अ कस्टोडियल सर्विस, यू नो व्हाट इज अ कस्टोडियल सर्विस, उसमें आप सिक्योरिटीज वगैरह एज अ कस्टोडियन होल्ड करते हो, उसके कंप्लायंसेस चेक करते हो। तो फॉर एग्जांपल है कि एचडीएफसी बैंक, ठीक है, और एचडीएफसी बैंक अपनी कस्टोडियल सर्विस दे रही है लेट्स से इलॉन मस्क को, ये है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इलॉन मस्क, बराबर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए देखो, स्ट्रक्चरिंग को दिमाग में रखना हमेशा, सेक्शन 10, 11, 12, 13 में से कौन सा लगेगा, सर ये सर्विस है तो लगेगा 12 या फिर 13। अब इसके अंदर सप्लायर इज इन इंडिया एंड द रेसिपिएंट स्टैंड्स आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट मतलब द पर्सन हु इज लायबल टू पे, तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे सेक्शन नंबर 13। अब सर यहाँ पे डाउट आया कि 13(8) लगेगा क्या, इंटरमीडिएरी वाला।
आंसर इज नो। पता है क्यों? 13.8 यहाँ पे कब लग सकता था? व्हेन द सर्विसेज आर गिवन टू द अकाउंट होल्डर। और अकाउंट होल्डर का मतलब आपको पता है कि उसका कोई अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, और वहां पे वो सर्विसेज ले रहा है। बट यहां पे मैंने क्या बोला? दीज आर कस्टडियल सर्विसेज। तो सिर्फ कस्टडी ऑफ द सिक्योरिटीज और द असेट्स हेल्ड बाय इलॉन वही एचडीएफसी इसको दे रहा है। एचडीएफसी के पास इलॉन मस्क ने कोई अकाउंट एज सच नहीं ओपन किया है, कोई पैसा नहीं जमा करा है, सिर्फ ये कस्टडियल सर्विस दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल असेट्स। तो क्या यहाँ पे 13.8 लगेगा? आंसर इज नो। यहाँ पे 13.2 लगेगा, दैट इज द डिफॉल्ट प्रोविजन। फिर आप देखोगे उसका एड्रेस अवेलेबल है या नहीं है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बराबर। सर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका एडवर्टाइजिंग सर्विसेज का, with respect to the one stop solution from planning to content to the foreign clients. Now how does the modus operandi run? इसके अंदर तीन पार्टीज होती है। एक है मीडिया ओनर, दैट इज द मेन मीडिया कंपनी, टीवी कंपनी इन इंडिया। बीच में होती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और एक होता है फॉरेन क्लाइंट। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से फॉरेन क्लाइंट है टेस्ला। सर बार बार इलॉन का ही नाम लेते हो? हाँ ठीक है ना, क्या हो गया, आपको तो सिर्फ कंसेप्ट समझना है, तो आप टेस्ला का एग्जांपल ले लेते हैं। बाय द वे आई एडमायर दैट गाय, ओके, तो मैं उसका एग्जांपल लेता हूं। तो टेस्ला करके कंपनी है, फॉरेन क्लाइंट है, वो कह रही है हमें ना एक एडवर्टाइजिंग करानी है इंडिया में। अब टेस्ला जनरली डायरेक्टली मीडिया के साथ डील नहीं करेगी। लेट्स से मीडिया ओनर है एक सन टीवी करके, जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह रन करेगा, तो इट विल जनरली गो टू एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन बिटवीन। एडवर्टाइजिंग एजेंसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाइट रिवर मीडिया। ये मुंबई की कंपनी है, बहुत जनों को पता भी होगी, व्हाइट रिवर मीडिया। तो क्या होगा? फॉरेन क्लाइंट इज गोइंग टू डील विद द एडवर्टाइजिंग एजेंसी की मुझे ये रिक्वायरमेंट है, आप हमें वन स्टॉप सोल्यूशन दीजिए, और उसके बेसिस पे एडवर्टाइजिंग एजेंसी विल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द सन टीवी। सो फॉरेन क्लाइंट एंड सन टीवी डायरेक्टली यहां पे डील नहीं कर रहे। बराबर। कैन आई से देयर आर एसेंशियली टू प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट्स इन दिस केस, वन इज दिस एंड वन इज दिस। यहां पे दो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर किए जा रहे हैं। एक टेस्ला व्हाइट रिवर मीडिया के साथ एंटर कर रही है, और एक व्हाइट रिवर मीडिया सन टीवी के साथ एंटर कर रही है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या इस केस में आपका सेक्शन नंबर 13.8 लगेगा? मतलब क्या इस केस में एडवर्टाइजिंग एजेंसी इंटरमीडियरी मानी जाएगी? इंटरमीडियरी मतलब काइंड ऑफ एक बीच के जो एजेंट की तरह काम करते हैं। आंसर इज नो, बिकॉज क्लियरली यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एजेंसी दो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है। ये जो व्हाइट रिवर मीडिया है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर रही कि फॉरेन क्लाइंट को सन टीवी से मिलवा दिया और टोटल अमाउंट का कमीशन खा लिया। नो, इट इज एंटरिंग इनटू प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे आपका लगेगा सेक्शन नंबर 13.2 ही। बराबर। 13.8 नहीं लगेगा, 13.2 ही लगेगा। व्हाइट रिवर मीडिया इज नॉट एन इंटरमीडियरी इन दिस केस। इसके सिवा एक और चीज क्लैरिफाई करी गई कि सर ये जो व्हाइट रिवर मीडिया यहाँ पे सर्विस दे रही है, ठीक है, सर्विस दे रही है, उसका रेसिपिएंट कौन है? उसका रेसिपिएंट कौन है? Who is the recipient? The person who is liable to pay. You know this, right? Section 2 clause 93. Who is liable to pay? टेस्ला। तो यहाँ पे लोगों को इंडस्ट्री में डाउट आया कि जो टेस्ला की टारगेट ऑडियंस है, जो टेस्ला की टारगेट ऑडियंस है, या फिर जो टेस्ला का लेट से इंडिया में कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है जो डील कर रहा है एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ, क्या वो रेसिपिएंट है? लॉ ने क्लैरिफाई किया नहीं भाई। चाहे ये टारगेट ऑडियंस हो जिसको ये एड दिखाने वाले हो, चाहे इसका एक रिप्रेजेंटेटिव हो, हु इज द पर्सन लायबल टू पे? रेसिपिएंट का डेफिनेशन में हमें यही देखना है, हु इज द पर्सन लायबल टू पे, दैट इज द फॉरेन क्लाइंट। तो द सप्लायर इज दिस, द रेसिपिएंट इज दिस, प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर 13.2 नॉट 13.8। अब सर इसके आगे चढ़ के एक और बात बोल देते हैं कि क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन सकता है? आंसर इज यस, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन सकता है अगर सारे कंडीशंस पूरे हो जाए, जो 5 एसेंशियल कंडीशंस होते हैं एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 ऑफ आईजीएसटी। उसमें क्या क्या होता है? सप्लायर इन इंडिया, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, नॉट मेयरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, ये लोग नहीं है, ये अलग अलग है। एंड द एसेंशियल कंडीशन इज दैट द कंसीडरेशन शुड बी रिसीव्ड इन द कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज और आईएनआर वेरेवर अलाउड। आईएनआर इज अलाउड इन नेपाल, भूटान। तो इस केस में वो एक्सपोर्ट भी बन सकता है, जीरो रेटेड भी बन सकता है। बराबर। तो ये इसको इनवॉइस देगा और ये इसको फॉरेक्स देगा, और इन दोनों के बीच में सेक्शन नंबर 12 लगेगा। एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट 12(2) डिफॉल्ट प्रोविजन दोनों इंडिया में है। सो ये उन्होंने क्लैरिफाई किया, बस 3 इश्यूज क्लैरिफाई करें। फिर एक और केस आता है कि सर व्हाट इफ दैट इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इन माय केस व्हाइट रिवर मीडिया, इट एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द फॉरेन क्लाइंट। वो जेन्युइनली एजेंट की तरह काम कर रही है, वो दो कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर नहीं करती। वो कहती है कि हम फॉरेन क्लाइंट को सन टीवी से मिलवा देंगे, और सन टीवी डायरेक्टली फॉरेन क्लाइंट को इनवॉइस रेस करेगा और ये फॉरेक्स में पेमेंट कर देगा। अब इस केस में आपका 13.8 लगेगा, इस केस में आपका 13.8 लगेगा, और इंटरमीडियरी की तरह व्हाइट रिवर मीडिया को माना जाएगा। एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द इंटरमीडियरी।
लोकेशन ऑफ द इंटरमीडियरी, दैट विल बी द आंसर महाराष्ट्र, मुंबई। और सर इनके बीच में क्या एक्सपोर्ट बन सकता है? आंसर इज यस, इनका एक्सपोर्ट बन सकता है सारे कंडीशन पूरे हुए तो। बट व्हाइट रिवर मीडिया जो सर्विसेज देगी इसको फॉरेन क्लाइंट को या एजेंट की तरह जो काम करेगी, दैट इज अंडर 13(8). समझ में आया? यस, ओके। चलो, इंटरमीडिएट की डेफिनेशन दे रखी है 213 में, आप ये मेंशन कर सकते हो, बट डिटेल में डेफिनेशन बहुत एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे कोई उसमें बात नहीं लिखी है। इट्स जस्ट एन इंटरमीडिएरी एजेंट जो आते हैं बीच के, जो काम करते हैं, दैट इज कवर्ड। लास्ट जो आपका सर्कुलर आया उसमें एक एग्जांपल लेते हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट द आईटी रिलेटेड सर्विस, जिसके अंदर क्या होता है, 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, बेसिकली 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, एक तो यूजर है। सो दे आर DHSPs। DHSPs मतलब डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। एग्जांपल, इंडिया में एक होस्टिंगर करके कंपनी है, ये डेटा होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है। किसको? जो फॉरेन के क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं अमेजॉन वेब सर्विसेज। अब आप किसके साथ डील करते हो? हम एंड यूजर डील करते हैं अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ। अमेजॉन वेब सर्विसेज इंटरनली बैकएंड पे सर्विसेज ले रहा है इंडिया के डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर की। इंडिया के क्यों ले रहा है? मे बी वहां पे कॉस्ट बेनिफिट है, इंडिया में सर्विसेज की कॉस्ट इतनी नहीं है, तो अमेजॉन वेब सर्विसेज इसकी हेल्प लेके इनको सर्विस देता है। ये कहीं पे भी हो सकते हैं, ये आप और मैं भी हो सकते हैं, बराबर। तो ये सर्विसेज दी जाएंगी और फॉरेक्स में पेमेंट आएगा। माय क्वेश्चन टू यू इज, इसके लिए आप प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करोगे? इसके लिए आप प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करोगे? क्या यहाँ पे 13(8) लगेगा? आंसर इज नो। मुझे बताओ, आपको एक सिंपल क्वेश्चन आंसर करना है। फील फैक्टर जो मैं बोलता हूं, ये जो डेटा होस्टिंग के प्रोवाइडर है, यहाँ पे कंपनी है होस्टिंगर, क्या वो इनके बीच में कोई इंटरमीडिएट की तरह काम कर रही है? क्या वो बीच के कोई एजेंट की तरह, जैसे 2 जनों को मिलवा दिया और बीच में कमीशन खा लिया? क्या ऐसा कोई काम किया जा रहा है? आंसर इज नो। क्लियरली ये अपने आप में प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है, ये अपने आप में प्रोवाइडर, ये अपने आप में रिसीवर है। इसको फर्क नहीं पड़ता कि एंड यूजर किधर है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ नॉर्मल 13(2) केस, दिस इज अ नॉर्मल डिफॉल्ट प्रोविजन 13(2) केस। और फिर ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन सकता है। आंसर इज यस, अगर सारी कंडीशन पूरे हो जाए। उन्होंने बस क्लैरिफाई किया, फैक्ट्स बताया कि ये जो DHSP होता है, या तो उसका खुद का सेंटर है या तो लीज प्रीमाइसेस से, फर्क नहीं पड़ता। इज देयर एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दिस hostinger and the end user? Answer is no. End user is not concerned with this company, it is concerned with Amazon Web Services. अब मैंने Amazon Web Services से क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस ली, क्लाउड का स्टोरेज लिया, मुझे क्या फर्क पड़ता है वो आगे किससे सर्विस ले रहा है? आई डोंट केयर, राइट? सो हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ठीक है। एंड यूजर्स जो होते हैं वो इसकी सर्विस लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सप्लाई हुआ, जो मैंने बोला आपको, एंड दिस विल बी एज पर 13(2). And yes, default provisions will apply depending upon what the address is address of the recipient is available in the ordinary course of business or not, बराबर। और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस वो बन सकता है। इसके साथ आपके सारे क्लैरिफिकेशंस खत्म होते हैं। पूरा अपडेटेड मैंने क्या किया, बेसिकली जो अमेंडेड वाला पोर्शन था वो भी इसी के अंदर ऐड किया है, ताकि May 25 के लिए पूरी वीडियो कंप्लीट है। बैलेंस पहले से शूट करके रखा था आप लोगों के लिए, ताकि बचा हुआ टाइम में आपके लिए कुछ और चीजें प्लान कर पाऊं। बहुत सारी चीजें मार्च अप्रैल में आपके लिए आने वाली है। अब मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूं, मैं खुद क्लास देता हूं, लेकिन मैं स्टिल ये बोल रहा हूं, अगर तुमने क्लास भी नहीं ली है ना, फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, इट कैन बी अ फाइनेंशियल रीजन, नॉन फाइनेंशियल रीजन, आप मेरे चैनल के थ्रू रिसोर्सेज को पूरा अच्छे से यूटिलाइज करो और सिर्फ क्वेश्चन बैंक और बुक के अंदर इन्वेस्ट करो। दैट इज द 1000 और जो भी उसका कॉस्ट है। आपको घर बैठे वो बुक्स मिलेंगी, कलर्ड बुक्स मिल रही है, और बहुत मेहनत के साथ उसमें काम किया। आप सिर्फ उतना कॉस्ट इनकर करो, रिवीजन देखो, मेरे हॉट्स की वीडियो देखना, मैं सुपर 50 डालूंगा वो देखना, टेलीग्राम के MCQ सॉल्व करना, ऑडियो नोट्स देखना। आपके 60 के नीचे कहीं नहीं गए। 60 से 90 का सफर आपको तय करना है। मैं आपको 60 तक पहुंचा सकता हूँ। 60 के ऊपर की मेहनत में मुझे आपका भी साथ चाहिए, वो जिद चाहिए कि मुझे नंबर चाहिए, राइट। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट आपका एग्जामिनेशन का चैप्टर आएगा, जो अगेन अपडेटेड रहेगा फॉर May 25. Till then, all the very best. Study well. Take care. Be safe. Bye bye.